तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर युवराज और मैं आपके लिए ले आया हूँ क्रिया शायर का एक और लेक्चर। तो यार इस लेक्चर में हम आपके सिलेबस के पेपर 2 के पार्ट ए का फर्स्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो कि है धातु। तो यार धातु जो टॉपिक है, हम इसको एनसीएसएम के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो कवर करते हुए चलेंगे। एनसीएसएम ने अपने सिलेबस में इसके अंदर सब टॉपिक्स दिए हैं, जिसमें कि एटमोलॉजी, डेरिवेशन और डेफिनेशन ऑफ धातु, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ टर्म धातु, डिफरेंट थ्योरीज रिलेटेड टू धातु पोषण यानी कि धातु पोषण न्याय। तो इन सभी सब टॉपिक्स को तो यार हम कवर करते हुए चलने वाले हैं, लेकिन इनके साथ ही साथ मुझे लगता है कि कुछ ऐसे सब टॉपिक्स आपको क्लियर करवाने चाहिए कि जिनको जानने से आपको धातु पोषण न्याय वगैरह जो इसके अंदर दिया हुआ है वो समझने में थोड़ी आसानी रहेगी, आपको टर्मिनोलॉजी समझ आ जाएंगी। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज लेते हुए चलेंगे। मेनली इसमें उपधातु और मल को भी हम थोड़ा सा कंसीडर करते चलेंगे। हालांकि वो भी आपके एनसीएसएम के सिलेबस के अंदर ही दिए गए हैं, लेकिन क्या है वो अलग सिलेबस के पॉइंट के अंदर हैं जो कि आगे आने वाले हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा ब्रीफ हम लेते हुए चलेंगे। क्योंकि यार देखो, मेन चीज़ है आपको समझाने की। क्योंकि यार पढ़ने को तो आप बुक से भी पढ़ लेते, लेकिन आप एक कोर्स ले रहे हो तो इसका मतलब है कि आप चीज़ों को समझना चाहते हो। तो हमारी तरफ से पूरा प्रयास है आपको हर चीज़ समझाने का। तो इसके लिए अगर हमको कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाना पड़े तो हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो हमने देख लिया कि हम इसके अंदर क्या क्या कवर करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम धातु शब्द की बात करते हैं कि धातु शब्द आखिर बना कैसे है। तो धातु शब्द की निरुक्ति में हम देखते हैं तो धातु शब्द जो है वो डुन धान धारण पोषण्यों से बना है। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि शरीर को धारण करने वाली और पोषण करने वाली जो भी रचनाएं होती हैं वे धातु कहलाती हैं। तो दो चीजें हमें याद रखनी है। धातु क्या करती है? शरीर का धारण करती है और शरीर का पोषण भी करती है। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में आता है धारणा धातवः, यानी कि जो शरीर को धारण करती हैं वे धातु कहलाती हैं। अभी देखो यार, कुछ बुक्स में आपको धारणा धातु जो है वो निरुक्ति के अंदर मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको डेफिनेशन के अंदर मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इसको निरुक्ति में लिखना चाहें तो निरुक्ति में भी लिख दें। मान लो ये डुनधान धारण पोषण आपको याद नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, इसको निरुक्ति में डाल दो। क्यों? क्योंकि आपको एक डेफिनेशन और बताने जा रहा हूँ, उसको आप डेफिनेशन में लिख देना। सिंपल, वेरी सिंपल। तो इसको याद रखें आप, धारणा धात्वः, यानी कि जो शरीर को धारण करती हैं वो धातु कहलाती हैं। अब आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि त एते शरीर धारणात् धात्व इति उच्यन्ते, कि ये जो रसादी धातुएं हैं ये शरीर को धारण करती हैं, इसीलिए धातु कहलाती हैं। अब यार डेफिनेशन आपने पढ़ ली, आपको याद भी हो गई कि यार ये रसादी जो धातुएं हैं ये शरीर को धारण कर रही हैं, इसीलिए धातु कहला रही हैं। लेकिन यार ये क्या मतलब क्या है इसका कि शरीर को धारण कर रही हैं और धातु कहला रही हैं? तो इसको ऐसे सिंपल वे में समझते हैं कि देखो, जैसे इनके कहने का अर्थ है कि ऐसी सभी चीज़ें जिनकी वजह से हमारे शरीर की स्थिति पॉसिबल है, हमारा शरीर जिन चीज़ों की वजह से है वो सभी धातुएं कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, एक मशीन होती है तो मशीन के अंदर पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। मशीन के अंदर गेयर्स होते हैं, बेरिंग्स होते हैं, रोड्स होती हैं, अलग अलग लोहे के स्टील के पार्ट्स होते हैं। तो उन सभी पार्ट्स से मिलकर मशीन बनती है, यानी कि उन सभी सभी जो पार्ट हैं वो एक साथ आए हैं तभी वो मशीन कहलाते हैं। यानी उन पार्ट्स की वजह से इस मशीन की स्थिति संभव है, मशीन की एग्जिस्टेंस उन पार्ट्स के कारण ही है। यानी कि समझ गए, जितने भी चीज़ों से मशीन बनी है वो उसकी धातुएं हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा शरीर जिन भी चीज़ों से बना है वो सभी धातुएं कहलाती हैं। और साथ ही साथ अब आप कहोगे कि यार दोष भी तो हमारे शरीर में है, वो भी तो हमारे शरीर का हिस्सा है। तो वो दोष इसलिए कहलाते हैं, वो है तो वो भी धारण कर रहे हैं, नॉर्मल अवस्था में दोष भी हमारे धारण करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब उनकी स्थिति सम अवस्था से हटकर या तो वृद्धि को प्राप्त हो जाए या क्षय को प्राप्त हो जाए, यानी कि वो बढ़ जाए या घट जाए, तो वो क्या है, शरीर को दूषित करने लग जाते हैं। धातुएं क्या है, शरीर को दूषित नहीं करती कभी, ये किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं करती, ये खुद दूषित हो जाती हैं, इसलिए धातुओं को दुष्य कहा जाता है। और दोष जो होते हैं वो दूषित करते हैं, इसलिए उनको दोष कहते हैं। अब मशीन वाला एग्जांपल में समझो, मशीन में जैसे कि अब जितने भी पार्ट्स हैं, गेयर्स हैं, बेरिंग्स हैं, वो तो सब धातु हो गई। लेकिन मशीन के अंदर हम ऑयल डालते हैं, मोबिल ऑयल मान लो या लुब्रिकेंट्स मान लो, तो जो ऑयल हम डालते हैं अगर वो अपनी समअवस्था में है तब तक तो मशीन को बिल्कुल सही से काम करवाएंगे, भाई मशीन जो है वो उसको धारण करके रखेंगे। लेकिन वो अगर अपने लेवल से कम हो जाए तो भाई फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, हीट जनरेट होने लग जाएगी, पार्ट्स जो हैं मशीन के खराब हो जाएंगे। और या फिर अपने जो नॉर्मल अमाउंट उससे बढ़ जाए, किसी ने ज़्यादा ऑयल डाल दिया, तो भी क्या है, मशीन को चलने में प्रॉब्लम आएगी।
तो ठीक ऐसे ही हमारे शरीर में दोष होते हैं। जब वो नॉर्मल अवस्था में है, सम अवस्था में है, तो बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो बॉडी को वो भी धारण करके रखते हैं। लेकिन जब वो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो वे शरीर में रोगों को उत्पन्न कर देते हैं, वो धातुओं को दूषित कर देते हैं। इसलिए हमने अब एक बेसिक डिफरेंस समझ लिया कि भाई धातु और दोष में क्या डिफरेंस है और धातु हमारे शरीर को कैसे धारण करके रखती है। हमने एग्जाम्पल से इसको जाना। तो हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि धातुएं जो हमारी बॉडी में है वो कितनी होती हैं। तो हमारे बॉडी में 7 धातुएं होती हैं, हमारे शरीर में 7 धातु बताई गई हैं। कौन कौन सी? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो अब इसको मॉडर्न से कोरिलेट करते हुए चलते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो रस, देखो नाम से पता लग रहा है रस यानी कि कोई जूस है ऐसा हमारी बॉडी का, है ना? तो कुछ नहीं है, ये है लिम्फ और प्लाज्मा। इससे हम कोरिलेट कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में जितना भी फ्लूइड है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर हम फ्लूइड मान के चलते हैं, वो सब रस के अंदर आता है। जो हमारा लिम्फ है और जो हमारा प्लाज्मा है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है ना, तो प्लाज्मा सारा रस के अंदर आता है। रक्त, रक्त के बारे में हम सभी जानते हैं भाई, ब्लड, तो रक्त तो हो गया हमारा ब्लड। मांस, मांस में हमारी जितनी भी मसल्स हैं वो सभी आ जाती हैं। मेद के अंदर आ जाता है हमारा एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या होता है कि फैट स्टोर होता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेद मतलब फैट, नहीं, वसा मतलब फैट, मेद मतलब एडिपोज टिश्यू। अस्थि, अस्थि यानी बोन्स, हमने सबको पता है अस्थि बोन्स होती हैं। मज्जा, मज्जा क्या होती है भाई? जो हमारी अस्थियां होती है ना, जो हमारी बोन्स होती हैं, वो खासतौर पे जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, तो वो क्या होती है, अंदर से खोखली होती हैं। तो उनके अंदर क्या होता है कि बोन मैरो भरी हुई रहती है, एक टिश्यू होता है बोन मैरो। तो वो जो बोन मैरो है उसको हम मज्जा से कोरिलेट करते हैं। शुक्र, शुक्र धातु क्या होती है? हमारा जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू है, जिसके कारण हम रिप्रोडक्शन का कार्य कर सकते हैं, वो शुक्र कहलाता है। बेसिकली इसको हम सीमन से या स्पर्म से कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन इसे रिप्रोडक्टिव टिश्यू कहना ज़्यादा आसान रहेगा। ये थोड़ा ज़्यादा मतलब अच्छा रहेगा रिप्रोडक्टिव टिश्यू, अगर हम इसको बोलेंगे तो। आगे हम बात करते हैं धातुओं के कर्म की, कि भाई हमने ये देख लिया कि धातुएं जो है हमारे शरीर का धारण करती हैं। टोटल 7 होती है नंबर में भाई, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। लेकिन यार ये हमारे शरीर में करती क्या है? ठीक है, धारण कर रही है, ठीक है, हमने मान लिया धारण कर लिया, हमारा शरीर धारण कर रखा है, उसकी वजह से हमारा शरीर है। लेकिन ऐसा क्या कर रही हैं जो ये धारण कर रही हैं? 7 अलग अलग धातुएं हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ इनके श्रेष्ठ कर्म देखते हुए चलेंगे, क्योंकि जब हम इंडिविजुअली धातुओं को, जो अगले लेक्चर से हम शुरू करने वाले हैं, इंडिविजुअली धातुओं को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम धातुओं के पूरे डिटेल में उनके कर्म देखते हुए चलेंगे। तो आचार्य कहते हैं कि प्रीणनम जीवनम लेप स्नेहो धारण पूर्णे गर्भोत्पादश्च धातूनाम श्रेष्ठम कर्म कर्मा स्मृतम। तो यहाँ पे धातुओं के श्रेष्ठ कर्म बताए गए हैं। तो रस का जो श्रेष्ठ कर्म है वो होता है प्रीणन। अब आप कहोगे सर ये प्रीणन क्या होता है? प्रीणन होता है किसी चीज को सींचना, किसी को तरबतर कर देना। जैसे कि खेत है, खेतों को हम सींचते हैं, उसको मतलब एडिक्वेट अमाउंट में वाटर की सप्लाई देते हैं। तो रस जो है हमारे शरीर का प्रीणन करता है, सिंचन करता है, सींच के रखता है। ऐसे आप समझिए कि मॉइस्चराइजेशन करके रखता है। हमारी बॉडी जो है वो हमको सबको पता है कि 70% जो है पानी से बनी हुई है, वाटर से बनी हुई है। तो रस क्या है? रस क्या है? जल महाभूत प्रधान है। जल महाभूत प्रधान धातु जो है वो रस होती है। तो ये प्रीणन का कार्य करती है, हमारी पूरी बॉडी में मॉइस्चर को बना के रखती है, मॉइस्चर रिटेन करके रखती है और सिंचन का कार्य करती है। रक्त जो है वो जीवन का कार्य करता है। अब यार कहोगे जीवन का कार्य क्या है? तो हमारे जीवन को बना के रखने का। क्यों? जब हम रक्त धातु पढ़ेंगे तो वहां आचार्य ने कहा है कि जो हमारे प्राण होते हैं वो रक्त का ही अनुसरण करते हैं। तो प्राण से आप मोटा मोटा ऑक्सीजन को कोरिलेट कर सकते हो कि हमारी जो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सर्कुलेशन रक्त के थ्रू होती है। तो रक्त ही हमारा जीवन को बना के रखता है, जीवन इसका कार्य है, श्रेष्ठ कार्य। मांस जो है वो लेपन का कार्य करता है। अब लेपन का कार्य कैसे? तो ऐसा समझिए जैसे हम मिट्टी के घड़े को लीपते हैं, मिट्टी से किसी चीज को लेपन करते हैं, तो क्या है कि उसका एक है ना स्ट्रक्चर बनता है, एक स्ट्रक्चर बना के रखते हैं। तो मांस जो है हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेपन का कार्य एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करके रखता है। अस्थि जो है वो धारण का कार्य करती है। अस्थि अब जैसे बोन्स है जो हमारी, उसने हमारे शरीर को धारण कर रखा है, एक बेस प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, हमारी जो बोन्स हैं उन्हीं के ऊपर तो मसल्स लगी हुई हैं, लिगामेंट टेंडन्स लगे हुए हैं, और उन्हीं मसल्स के बीच में जो स्पेस है या मसल के आसपास से जो फेशिया जा रहा है उसमें से ही वेन, आर्टरी, नर्व्स वगैरह पास कर रही हैं। तो जो बेस जो हमारी बॉडी को खड़ा करने का, जैसे बिल्डिंग होती है ना, बिल्डिंग में क्या है कि सबसे पहले पिलर्स का बेस बनता है,
उस पिलर्स के साथ ही फिर क्या है, पिलर्स के दोनों तरफ दीवारें बना दी जाएंगी, फिर उसमें खिड़की बन जाएगी, उसमें ही अपना गेट बन जाएगा। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो एक बेसिक जो हमारा बेस है, वो जो बिल्डिंग में पिलर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक हमारी बॉडी में जो बेस है वो अस्थि प्रोवाइड करती है और धारण करने का कार्य करती है। पिलर्स जो होते हैं वो बिल्डिंग को धारण करके रखते हैं, तो अस्थि हमारी बॉडी को धारण करके रखती है। मज्जा जो है वो पूरण का कार्य करती है। अब कहोगे सर पूरण क्या होता है? तो जैसे कि हमारी अस्थियां हैं, जो हमारी बोन्स हैं, अंदर से खोखली हैं, तो उसको भर के रखती हैं, उसको पूरा करती हैं, उसको भर के रखती हैं, पूर्ण करती है उसका। तो पूर्ण करने का जो कार्य है वह मज्जा करती है। शुक्र क्या करता है भाई? शुक्र का एक ही काम है, गर्भोत्पादन करना। हम सभी जानते हैं जो हमारे बीज होते हैं, जो पुरुष बीज है, जो स्त्री बीज की हम आगे बात करेंगे, आर्तो कहते हैं। तो ये जो शुक्र है ये गर्भोत्पादन का कार्य करता है, यानी कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो हमें 7 धातुओं के कर्म पता लग गए भाई। रस जो है वो प्रीणन का कार्य कर रहा है, रक्त जीवन का कार्य कर रहा है, मांस लेपन का कार्य कर रहा है, मेद स्नेहन का कार्य कर रहा है, अस्थि जो है धारण का कार्य कर रही है, मज्जा पूर्ण का कार्य कर रही है, शुक्र गर्भोत्पादन का कार्य कर रही है। शायद मैं मेद का बताना भूल गया हूं, तो मेद जो है स्नेहन का कार्य कर रही है, यानी कि ल्यूब्रिकेंट तरह का कार्य कर रही है। जैसे घी, तेल, वसा, मज्जा 4 महास्नेह कहे गए हैं आयुर्वेद में। तो जैसे घी होता है चिकनाहट बना के रखता है, तेल चिकनाहट बना के रखता है, तो वो सभी स्नेह के अंदर आते हैं। तो स्नेहन का जो कार्य है कि हमारे शरीर में जो चिकनाहट बना के रख रहा है, जो ल्यूब्रिसिटी है, जैसे कि हमारे जो जॉइंट्स हैं उनकी प्रॉपर मूवमेंट हो पाए, तो इसके लिए क्या है कि ल्यूब्रिकेशन चाहिए होती है। जो जितना भी स्नेहन का कार्य हमारी बॉडी में है, ल्यूब्रिकेशन का कार्य है, वो सब मेद करके रखता है। तो हमने 7 धातुओं के कार्य पढ़ लिए, श्रेष्ठ कार्य क्या क्या हैं, ये हमारी बॉडी में क्या क्या कर्म करते हैं। अब हम बात करते हैं धातु पोषण क्रम की, कि हमारे शरीर में जो धातुएं हैं आखिर कैसे बनी हैं और किस तरह इनका पोषण होता है। भाई अब जैसे कोई व्यक्ति जिम जाता है, हम देखते हैं ना उसकी मसल्स हैं जो अचानक से पूरी डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। पहले उसकी मसल छोटी छोटी होती हैं, फिर उसकी मसल्स जो है बड़ी हो जाती हैं। कैसे बड़ी होती हैं? यानी कि उसकी मसल्स बन रही हैं, है ना, उनका निर्माण हो रहा है। उनका निर्माण कैसे हो रहा है, वो पोषण को कैसे प्राप्त कर रही हैं, तो उसके बारे में आचार्य चरक कहते हैं कि रसाद रक्तम ततो मासम, मासान मेद ततो अस्थि च, अस्थनो मज्जा तथा शुक्रम, शुक्राद गर्भ प्रसादज। तो आप ये श्लोक याद कर सकते हैं। इसके अलावा एक अष्टांग में भी श्लोक है, आप चाहे तो उसको भी याद कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो आचार्य चरक बताते हैं कि रसाद रक्तम, यानी कि सबसे पहले तो रस से रक्त का पोषण होगा। अब कैसे होगा? जब हमने खाना खाया, तो खाना खाने के बाद हमारे भोजन से आहार रस की उत्पत्ति हुई। देखो पिछले लेक्चर आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे हमने पूरा आपको डिटेल में समझाया है कि कैसे आहार का पाचन होता है, आहार का परिणाम कैसे होता है। तो आहार से आहार रस बना और आहार रस ने रस धातु बनाई, तो रस धातु के बाद रक्त धातु बनी, रक्त धातु के बाद मांस बना, मांस के बाद मेद बना, मेद के बाद रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। यानी कि एक जो हमने जो सीरीज में नाम याद किए थे ना धातुओं के, जो हमने सीरीज में नाम याद किए हैं, ठीक उसी सीरीज में धातुओं का पोषण होता है। तो आचार्य कहते हैं कि रस के अनंतर रक्त का, उसके बाद मांस का, मांस के बाद मेद का, उसके बाद अस्थि का, अस्थि के बाद मज्जा का, उसके बाद शुक्र का निर्माण होता है तथा शुक्र से ही गर्भ की उत्पत्ति होती है। हमने अभी देखा था धातुओं के कर्म में, तो शुक्र क्या कार्य कर रहा था? शुक्र गर्भ की उत्पत्ति का कार्य कर रहा था। यानी कि इन सभी से तो एक धातु से दूसरी धातु बन रही है, लेकिन शुक्र आगे चल के क्या है, वो गर्भ बनाता है जब वो फर्टिलाइजेशन इत्यादि का कार्य करता है। तो ये हमने धातुओं का पोषण क्रम जाना कि भाई एक से एक धातु कैसे बन रही है। और धातु के टाइप्स देखते हैं हम, धातु कितने टाइप की होती है। हमने अभी जाना कि धातुएं जो हैं 7 तरह की होती हैं, लेकिन उसकी संख्या है भाई 7 अलग अलग धातुएं हैं। लेकिन ये 7 धातुएं कितने टाइप की होती हैं? तो धातुएं 2 तरह की बताई हैं आचार्य ने। चक्रपाणी टीका करते हुए कहते हैं कि ये तो द्विविध रस स्थायी पोषक चेती। तो वे 2 प्रकार की धातु बताते हैं, एक स्थायी धातु और एक पोषक धातु। तो एक होती है स्थायी धातु या पोष्य धातु। यहाँ पोष्य क्यों लिखा है? पोष्य वो होता है जो पोषण प्राप्त करता है, जो नरिशमेंट लेता है, और पोषक वो होता है जो नरिशमेंट देता है। तो जो स्थायी धातु है वो परमानेंट धातु है। जैसे कि कोई व्यक्ति जिम नहीं जाता ना, तो भी तो उसकी बॉडी में मसल्स हैं, और कोई व्यक्ति जिम जा रहा है तो यार उसकी मसल यार बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रोंग है, बहुत ज़्यादा मतलब एक ग्रोथ फॉर्म में है। तो कैसे है कि एक स्थायी धातु हमारे शरीर में हमेशा रहती है, ये स्थायी धातु हमारे शरीर में हमेशा रहती है, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है कि भाई इसको पोषण मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये हमेशा रहेगी, ये जीवन से मृत्यु तक रहती है। तो शरीर की वे संरचनाएं जो शरीर को सहारा देते हैं और आहार रस में विद्यमान धातु समद्रव्यों से जिनकी क्षतिपूर्ति होती रहती है, वे स्थायी धातु हैं, वे परमानेंट वहां रहती हैं।
लेकिन इनके अलावा एक अस्थायी धातु होती हैं, पोषक धातु, जो कि नरिशमेंट देती हैं। कैसे? अभी हमने जब पहले पढ़ा कि धातु का जो पोषण क्रम कैसे है, रस से रक्त बना, रक्त से मांस बना, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इस तरह से पूरा धातु कर्म है। अब रस से जब रक्त बन रहा है तो भाई एक तो स्थायी धातु है, ये तो यूं क्यों रहेगी ना, तो फिर रस से रक्त कैसे बन सकता है? तो ऐसे बनता है कि रक्त जो रस धातु है उसी का ही अंश जाके रक्त धातु में परिवर्तित होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि भाई कैसे रंजक पित्त जो है, अग्नि जो है उस पर कार्य करती है, उसे रक्त धातु बनाती है। हम पित्त में भी इसको पढ़ के आए थे, आपको याद हो तो आपको एक बेसिक डिस्क्रिप्शन वहां पे दिया था। तो जो अस्थायी या पोषक धातु होती है, ये पित्त धरा कला से शोषित होकर धातु वह स्रोतसों में धातु अग्नि की क्रिया से धातु समद्रव्यों में परिवर्तित किए जाते हैं, जिससे तत्त धातुओं का पोषण होता है, वह अस्थायी धातु है। यानी कि स्थायी धातु तो वह हो गई जो कि भाई यूं की यूं रहती है हमारी बॉडी में, जैसे मसल है तो ये यूं की यूं रहेगी। अब रस रक्त मांस मेद, मांस से मेद बनना चाहिए था, अगर मांस ने मेद बना दिया तो मांस खत्म हो जाता, लेकिन मांस तो खत्म नहीं होता ना, वो यूं का यूं रहता है। वो ऐसे रहता है कि जो मांस है ये स्थायी धातु है, जो हम मांस मसल देखते हैं स्थायी धातु है, लेकिन एक इसी धातु का अंश ऐसा है जो कि मेद धातु को बनाने में कार्य करता है, वो उसका अस्थायी अंश होता है, उसको अस्थायी धातु कहते हैं। तो हमने स्थायी और अस्थायी धातु के बारे में पढ़ा कि भाई ये किस तरह की दो टाइप की धातुएं होती हैं, कौन सी धातु पोषण प्राप्त करती है, कौन सी धातु पोषण देती है। अब हम बात करते हैं धातु उत्पत्ति काल की। कि हमने ये जान लिया कि रस से रक्त बनता है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इस तरह इनकी उत्पत्ति हो रही है। लेकिन ये धातु कितने टाइम में बन जाती हैं? कोई इनका फिक्स पीरियड तो होगा ना। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, जैसे आप पकोड़े बना रहे हो, ठीक है, आप केक बना रहे हो, कोई भी आप खाने का आइटम बना रहे हो, कोई भी चीज़ बना रहे हो, मूर्ति बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, तो हर चीज़ को बनने का एक टाइम होता है, फिक्स टाइम होता है। तो धातुओं बनने में कितना टाइम लगता है, आचार्यों ने इसके बारे में क्या कहा है हम ये जानते हैं। तो देखो आचार्य चरक क्या कहते हैं, षड्भी केचिद अहोरात्र इच्छन्ति परिवर्तनम संततया भोज्य धातूनां प्रवृत्तिस्तु चक्रवत्। आचार्य चरक कह रहे हैं कि एक धातु से दूसरी धातु तक का परिवर्तन कितने में? षड्भी अहोरात्र। अहोरात्र का अह का मतलब होता है, अहो का मतलब होता है दिन, रात्र का मतलब होता है रात्रि। तो यानी कि 6 दिन रात में, दिन रात बोला है, आप ध्यान से समझिए, 6 दिन नहीं, 6 दिन रात में। दिन रात में क्या हो गया कि पूरे 24 घंटे इन्होंने गिन दिए। जो हमारा पूरा दिन है, जिसमें कि हमारा दिन भी आ गया और पूरी रात भी आ गई, यानी कि अहोरात्र, यानी कि पूरे दिन रात का कर्म एक माना इन्होंने। तो पूरे 6 दिन रात में एक धातु दूसरी धातु तक परिवर्तन हो जाती है। यानी कि हमने कुछ भी खाना खाया तो पहले तो 6 दिन लगेंगे, फिर रस बनेगा, फिर 6 दिन लगेंगे, फिर रक्त बनेगा, दिन मतलब दिन रात दोनों, फिर ऐसे करके 6-6 दिन में परिवर्तन होता रहता है एक धातु से दूसरी धातु का। सभी धातु है नहीं, एक धातु से दूसरी धातु। जैसे रस से रक्त बना तो 6 दिन लगे, फिर रस रक्त फिर मांस बनेगा, रक्त से मांस बनेगा तो फिर 6 दिन दोबारा लगेंगे। तो आचार्य चरक ने ये धातु उत्पत्ति काल माना है। लेकिन अष्टांग हृदय क्या कहती है? अष्टांग हृदय में आचार्य वाग्भट कहते हैं कि आहार रस से शुक्ल धातु के निर्माण वर्णन में अन्य आचार्यों के मत को उल्लेख किया है। वाग्भट अन्य आचार्यों का बता रहे हैं, खुद का नहीं कह रहे। वाग्भट कहते हैं कि अन्य आचार्य ऐसा मानते हैं। क्या कहते हैं कि कुछ आचार्य के मत से तो हर एक दिन में, यानी कि एक दिन में धातु परिवर्तन होता है, कुछ के हिसाब से 6 दिन में। देखो कुछ में वो चरक है ना, चरक कह रहे हैं कि 6 दिन में धातु बनती है, कुछ कह रहे हैं 1 दिन में बन जाती है, कुछ कहते हैं कि 1 मास में, यानी कि 1 महीने में जो भुक्त आहार है, खाए हुए आहार से शुक्र पर्यंत धातु की प्राप्ति होती है। यानी कि कोई कह रहा है कि 1 दिन में ना धातु बनकर तैयार हो जाती है, शुक्र बनता है सीधा। तो एक कह रहा है कि भाई 1 महीना लग जाता है आहार खाए हुए से शुक्र धातु बनने में। तो सबका अपना अपना मत है कि धातु उत्पत्ति काल को लेकर। आचार्य चक्रपाणी और पराशर कहते हैं कि यदि आज आहार लिया जाए तो कल रस धातु का पोषण होगा, फिर परसों यानी कि उससे अगले दिन यानी 3rd डे रक्त का होगा, फिर अगले दिन रस रक्त फिर मांस का होगा, फिर अगले दिन मेद का होगा। तो इस प्रकार 8वें दिन शुक्र धातु का पोषण होता है। यानी कि आज खाना खाया तो दूसरे दिन तो रस धातु बनेगी, फिर तीसरे दिन रक्त धातु बनेगी, और फिर 8वें दिन आते आते शुक्र धातु का निर्माण होता है। यानी कि ये 8 दिन में पूरी की पूरी धातु का निर्माण बता देते हैं। अब यार आप सोच रहे होंगे कि यार आचार्यों ने अलग अलग क्यों बताया? कोई आचार्य कहता है 1 दिन में हो जा रहा है, कोई कहता है 1 महीना लग जा रहा है, ये कैसे है? दरअसल जितनी भी धातुएं बन रही है ना, ये अग्नि पे डिपेंड करता है। मान लो आपको कोई चीज़ बनवानी है, ठीक है, तो आपने मजदूर लिया है कि भाई हाँ भाई ये दीवार बन के तैयार हो जानी चाहिए। अब एक तो आप मजदूर लिया है भाई पूरा बॉडी बिल्डर,
ठीक है, उसको पावर ही पावर है उसमें, तो तुरंत फटाफट से अपने ईंटें वींटें रखेगा, अपना कार्य वार्य शुरू करेगा, उसमें एनर्जी है, तुरंत कार्य करेगा और एक दिन में आपको दीवार बना के दे दी। पर ठीक है भाई। अगला मजदूर आया, अब आप एक लिया है भाई पतला सा, बिल्कुल सूखा हुआ सा मजदूर, ठीक है, खाना पीना उसने ढंग से खा नहीं रखा भाई, उसमें एनर्जी नहीं है। अब उसको कहा भाई बना दीवार, वो ईंट रख रहा है, फिर दूसरी ईंट रख रहा है, फिर तीसरी ईंट रख रहा है, तो वो बड़ा धीरे धीरे कार्य करता है। क्यों भाई, उसमें एनर्जी नहीं है, वो कार्य कहाँ से करेगा, तो धीरे धीरे कार्य कर रहा है। तो एक दिन की जगह 2 दिन 3 दिन, हो सकता है 4 दिन लगा दे एक दीवार को बनाने में। तो ऐसा ही खेल यहाँ हो रहा है। जब आचार्य बता रहे हैं अलग अलग समय धातु बनने का, तो दरअसल अग्नि पे डिपेंड कर रहा है मामला, कि भाई किसी की अग्नि मान लो अच्छी है, जो अग्नि है ना, मान लो किसी की भाई प्रबल है, इंक्रीज का साइन लगा देते हैं भाई, उसकी अग्नि अच्छी प्रबल है, प्रज्वलित है, तो अब वो क्या है, एक दिन में भी धातु बना देगा भाई बढ़िया आराम से, एक दिन में उसकी धातु बन के तैयार। मान लो इसमें पित्त बढ़ा हुआ है, अग्नि उसकी ज्यादा प्रज्वलित है भाई, तीव्र अग्नि है, तीक्ष्णाग्नि है, वो एक दिन में खाना वाना पचा के मारेगा, धातु तुरंत बना के तैयार, लो जी हो गया काम भाई, बलवान है ना। अब मान लो उसकी एक की अग्नि भाई मंद है, ठीक है, उसकी अग्नि भाई सही से कार्य नहीं कर पा रही, वो भोजन कोई नहीं पचा पा रही, धातु तो बाद में बनाएगी, ठीक है, तो वो धीरे धीरे बनाएगी, वो हो सकता है 1 मास भी ले ले, 1 महीना भी ले ले, ठीक है। किसी की अग्नि भाई ना तो ज्यादा भाई बढ़ी हुई है, ना ज्यादा कम है भाई, एक समान सी अवस्था में है, तो भाई वो मान लो भाई पूरा उसका हफ्ता लग सकता है, वो 8 दिन में पूरी धातुएं बना के तैयार कर देती है। तो कोई एक दिन में भी धातु बना देता है, कोई 1 महीना लग जाता है तब किसी की धातुएं बनती हैं, और किसी की धातुएं 8 दिन में जाके बन के तैयार होती हैं। तो यहाँ पे खेल किसका है, सारा खेल है अग्नि का। तो जिसकी अग्नि बलवान होगी उसकी धातुएं जल्दी बनेंगी, जिसकी अग्नि क्षीण होगी, मंद होगी, उसकी धातुएं लेट बनेंगी। ठीक जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया, मजदूरों वाले एग्जाम्पल से, कि अगर मजदूर तगड़ा है तो वो कार्य जल्दी करेगा, ठीक है, तेजी से करेगा। अगर भाई किसी का मजदूर जो है वो तगड़ा नहीं है, वो थोड़ा वीक है, उसमें पावर कम है, तो वो क्या है, धीरे धीरे कार्य करेगा, धीरे धीरे चीजें बनाएगा। तो ऐसे ही अग्नि कार्य कर रही है, अग्नि बलवान है तो भाई तुरंत कार्य करेगी, लो भाई एक ही दिन में फूक फाक तैयार, भाई बन गई तुम्हारी धातुएं, ऐश करो और खाना ला के दो। फिर वो खाना भी ज्यादा मांगती है, जिसकी तेज अग्नि होती है वो खाना ज्यादा मांगती है। अग्नि मंद है तो भाई आराम से होगा भाई काम, बहुत टाइम है हमारे पास, ऐसे नहीं होगा तुम्हारा, जब तुम कहोगे भाई पावर ही नहीं है, धीरे धीरे बनाएंगे। और सम मात्रा में है तो कम दिनों, मतलब नॉर्मल नॉर्मल टाइम में वो धातुएं बना के तैयार कर देती है। तो ये तो हमने पढ़ा कि भाई धातुएं बनने में समय कितना लगता है। अब हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, उपधातु। दरअसल उपधातु जो है आपके एनसीएसएम सिलेबस में एक अलग टॉपिक दिया गया है, इस टॉपिक का सब टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं इसको यहाँ पे पढ़ाना चाहूँगा, एक बेसिक पढ़ाना चाहूँगा आपको। वो टॉपिक वहाँ पढ़ाया जाएगा और बड़ी डिटेल में पढ़ाया जाएगा, यहाँ एक थोड़ा सा बेसिक दूंगा, क्योंकि आपको जब धातु पोषण न्याय पढ़ेंगे तो वहाँ उपधातु और मल का जिक्र आएगा। फिर आप कहोगे कि यार सर उपधातु और मल क्या होते हैं, हमारे तो समझ नहीं आ रहे हैं, तो उनको ठीक से समझाने के लिए इस उपधातु को यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ लेते हुए हम चलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उपधातु होती क्या है। तो आचार्य काश्यप कह रहे हैं कि उपमितम धातु भी इति उपधातु, यानी कि जो धातु के समान हो या उस जैसी हो उसे उपधातु कहते हैं। यानी कि जो धातु के समान हो अथवा उसके स्वरूप जैसी हो उसे उपधातु कहते हैं। यहाँ पर धातु शब्द से उन रचनाओं का ग्रहण होता है जिनसे उपधातु की उत्पत्ति होती है, उन स्थिर धातुओं का ग्रहण होता है जिनके वे सदृश होती है। इन दोनों में डिफरेंस भी मैं आपको बता देता हूँ, देखो क्या है। आचार्य चक्रपाणी बताते हैं कि जो चीजें इसके अंदर ली गई है ना, वो धातुएं जैसी हैं, धातुएं जैसी दिखती हैं, उनके समान है, लेकिन उनमें एक छोटा सा फर्क है। क्या, देखो, जो शरीर को आधार तो प्रदान करती है, यानी कि धारण कर रही है शरीर को, लेकिन उसका पोषण नहीं करती। जब हमने धातु पढ़ा था तो वहां हमने देखा था कि धातुएं जो है शरीर का धारण भी करती हैं और पोषण भी करती हैं। सबसे पहले वाली स्लाइड में ही मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो फिर भी मैं आपको दोबारा से याद दिला देता हूं। ये देखो, शरीर का धारण एवं पोषण करने वाली रचनाएं क्या होती हैं, धातु होती हैं। तो धातुएं तो क्या है, धारण और पोषण जो है वो दोनों कर रही हैं, लेकिन उपधातु क्या करती है, उपधातु सिर्फ धारण करती है, वो पोषण नहीं करती। तो उपधातु और धातु में आपको फर्क समझ आया कि क्या होता है। जो धातु है वो शरीर का धारण और पोषण दोनों कर रही हैं, लेकिन उपधातु जो है वो धातु के समान है, वैसी दिखती है, ठीक है,
लेकिन वो सिर्फ धारण करती है, शरीर का पोषण नहीं करती है। तो वे सभी उपधातु होती हैं। अब उपधातु के बारे में और जाने तो देखो कौन सी धातु की क्या उपधातु होती है। सबसे पहले एक ये लाइन देख लेते हैं कि उपधातुएं धात्वाग्नि क्रिया के समय धातुओं के सह उत्पादों के रूप में उत्पन्न होती हैं। इनकी उत्पत्ति विस्थायी धातु की तरह होती है और ये अंतिम द्रव्य के रूप में शरीर को आधार प्रदान करती है। तो यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया है कि जब एक धातु से दूसरी धातु बनती है तो उसके जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, कोई भी आप रिएक्शन करते हो तो रिएक्शंस में क्या है, बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, वेस्ट निकलते हैं। तो एक धातु से जब दूसरी धातु बनती है तो उस दौरान दो चीजें निकलती हैं। एक तो बाय प्रोडक्ट निकलता है जो कि उपधातु होती है, जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा वो उपधातु होती है। एक निकलता है वेस्ट प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं मल। अभी इसके बाद हम मल को भी जानेंगे कि मल क्या चीज होती है। ठीक है, अब उपधातु को देख रहे हैं तो उपधातु में समझ आ गया कि उपधातु धातुएं जैसी ही होती हैं, बस वो शरीर का धारण करती हैं, पोषण नहीं करती हैं। और एक धातु से जब दूसरी धातु पे जब धात्वाग्नि कार्य करती है और जब धातुएं बनती हैं तो उसके दौरान एज अ बाय प्रोडक्ट धातु के सह उत्पाद के रूप में, बाय प्रोडक्ट के रूप में उपधातु भी बनती हैं। अब कौन सी धातु से कौन सी उपधातु बनती है, आचार्यों ने क्या कहा है, हम वो जान लेते हैं। तो देखो आचार्य चरक बताते हैं कि भाई रस से तो दो उपधातु बनती हैं, स्तन्य और आर्तव। अब आप कहोगे सर स्तन्य आर्तव क्या है। तो देखो स्तन्य होता है हमारा ब्रेस्ट मिल्क, जो मिल्क होता है ह्यूमन फीमेल्स में जो ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है वो रस धातु की उपधातु है, रस धातु से ही उत्पन्न होता है। तो रस से जब रक्त बनता है तो जो रस की उपधातु है वो स्तन्य है। आर्तव, आर्तव यानी कि हमारा शोणित जो ओवम होता है उसको भी रस की ही उपधातु आचार्य ने मानी है। तो रस धातु की कितनी उपधातु हो गई, दो हो गई जी, स्तन्य और आर्तव। रक्त की दो उपधातु बताई हैं, कंडरा और सिरा। अब यार आप कहोगे कि सर ये कंडरा क्या होती है, तो कंडरा को आप टेंडन से कोरिलेट कर सकते हो, टेंडन जो मसल और बोन को जॉइन करके रखता है। तो कंडरा भी रक्त से बन रही है। सिरा, सिरा क्या होती हैं, तो हमारी जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ आपको आसानी रहेगी कि जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें यहाँ पे सिराएं ग्रहण की गई हैं। तो ब्लड वेसल्स भी रक्त की उपधातु हैं। मांस की उपधातु बताई गई है वसा और षट त्वचा। वसा क्या होता है, वसा होता है हमारा फैट। मेद और फैट में क्या डिफरेंस बताया था, मेद जो होता है वो होता है एडिपोज टिश्यू और जो वसा होता है वो होता है फैट। फैट जो है वो एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर होता है, तो वसा जो है वो मेद के अंदर स्टोर होता है, ये बात याद रखना। तो मांस की धातु, रस रक्त मांस मेद, मांस के बाद जो धातु बनेगी वो तो मेद बनेगी, लेकिन मांस का जो बाई प्रोडक्ट बनेगा, जो उपधातु बनेगी वो बनेगी वसा। और क्या बनेगी, षट त्वचा। ये षट त्वचा क्या है, षट त्वचा हमारी स्किन ही है, हमारी स्किन जो है वो त्वचा कहलाती है। इसके आगे आचार्यों ने 6 भेद किए हैं। स्किन के जो टाइप्स होते हैं वो 6 प्रकार की स्किन होती है, हमारी त्वचा होती है। आगे आने वाले लेक्चर में हम उसको भी कवर करने वाले हैं, वो भी आपके सिलेबस में है। तो जो हमारी त्वचा है, षट त्वचा है, वो मांस की उपधातु है। मेद की उपधातु स्नायु है। कंडरा क्या थी, टेंडन थे। स्नायु क्या है, लिगामेंट्स हैं। तो इस चीज को याद रखना है कि कौन सी धातु की उपधातु कौन कौन सी हैं। हालांकि आने वाले लेक्चर्स में हम उपधातु को बड़ा डिटेल में लेके चलने वाले हैं। यहाँ जस्ट एक आपको ब्रीफ दिया गया है ताकि आपको चीजें अभी धातु पोषण जब पढ़ाया जाएगा न्याय उसमें समझ आती रहें। ये तो हमने की उपधातु की बात। अभी हम एक बार मल को देख लेते हैं, क्योंकि जब हमने देखा था कि धातु से उपधातु बन रही थी, तो धातु से अगली धातु बन रही थी। ठीक है, मान लो ये धातु 1 है, ये धातु 2 है। तो पहली धातु से जब दूसरी धातु बनी तो साथ में बाई प्रोडक्ट निकले थे। एक तो थे बाई प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट्स मतलब हैं ये भी काम के, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं है, ये बाई प्रोडक्ट्स हैं। बाई प्रोडक्ट्स में क्या था, अपनी निकली थी उपधातु। ठीक है, साथ में वेस्ट प्रोडक्ट्स भी निकले थे कुछ। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं मल। मल की आप आगे जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि मलिनीकरण मला, हम पहले भी पढ़ के आए थे वैसे, कि वे जो शरीर को दूषित करते हैं, मलिन करते हैं, गंदा करते हैं, वो मल कहलाते हैं। तो कौन सी, अब देखो एक धातु से दूसरी धातु बन रही है तो उपधातु तो हमने पढ़ ली, जो भी जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है वो उपधातु है, लेकिन साथ में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जिन्हें कि हम मल कहते हैं। तो अब उनके बारे में पढ़ते हैं कि भाई किस किस चीज से क्या क्या मल बनते हैं। सबसे पहले ये अन्न के बारे में जान लो। ये फॉर एग्जाम्पल दिया है, ये धातु नहीं है लेकिन फिर भी मान के चलते हैं कि जैसे कि अन्न से तो क्या बनता है, मूत्र और पुरुष बनता है। भाई जो खाना खाते हैं उससे एक तो हमारा फीकल मैटर बनता है, एक हमारा बनता है यूरिन। ठीक है, तो जैसे अन्न से ये चीजें बनती हैं वैसे इन धातुओं से भी अलग अलग मल बनते हैं। किससे क्या बनता है वो जानते हैं।
तो रस से बनता है कफ। जब रस से रक्त बनता है तो जो रस धातु है वो उससे निकलता है कफ, तो रस का मल क्या हुआ, कफ। रक्त से बनता है पित्त, रक्त का जो मल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो पित्त है। तो हमें याद रखना है कि रस से तो कफ बन रहा है, यानी कि रस का मल क्या है, कफ है, और रक्त का मल क्या है, पित्त है। ये चीज याद रखनी है। मांस का मल है खमल। अब यार कहोगे यार सर खमल क्या है, खटमल तो सुना है सर, ये खमल क्या आ गया। तो देखो ख जो वर्ड जहां भी यूज होता है, ख पूरे संस्कृत लिटरेचर में, आयुर्वेदिक लिटरेचर में ख का अर्थ होता है आकाश। तो खमल, अब आकाश यानी कि ऐसे स्थान हमारी बॉडी में जहाँ पे आकाश महाभूत की प्रधानता होती है, वहाँ जो मल बनता है वो खमल कहलाता है। आकाश महाभूत की प्रधानता कहाँ होगी, जहाँ पे स्पेस है, छिद्र हैं, ठीक है, कैविटीज हैं, तो वो सारा वहाँ पे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो खमल होता है। तो मांस धातु से खमल बनता है। खमल के एग्जाम्पल्स क्या क्या है, कान नाक आदि छिद्रों का मल। हमारी नोज है, नोज के अंदर भी मल बनता है ना, म्यूकस बनता है, आपने देखा होगा। तो जो नोज के अंदर मल होता है, तो वो कान के अंदर हमारे वैक्स बनता है, आपने देखा होगा ना। कोई लोग कहते हैं कान साफ करवा लो, कान साफ करवा लो। तो किसी के क्या होता है कि कान में ज़्यादा वैक्स बन गया है तो उसको सुनाई नहीं दे रहा है, फिर डॉक्टर कहता है कि हाँ भाई तुम्हारी तो सिरिंजिंग होगी या फिर कान सफाई करनी होगी। तो ये जितने भी मल होते हैं ये कहलाते हैं खमल। समझ रहे हैं आप, क्योंकि ये कैविटीज हैं, ये छिद्र हैं। यहाँ पे आकाश महाभूत है, ठीक है, यहाँ पे जो मल बन रहा है वो होता है खमल। तो मांस से क्या बना, मांस से बना खमल। मेद का मल होता है स्वेद। स्वेद यानी कि हमारा स्वेट, जितना भी हमें पसीना आता है वो सब कुछ नहीं है, वो मेद का मल है। जब मेद पर अग्नि कार्य करती है तो पसीना आता है। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करता है, ठीक है, तो उसकी मेद धातु पे अग्नि कार्य करती है। मेद कम होता है ना उसका, मेद से क्या फिर अगली धातु बनेगी, रसक मांस में रस्सी मज्जा शुक्र। तो ये मेद का जब कन्वर्जन होता है तो क्या मल निकलता है, मल निकलता है स्वेद। तो स्वेट यानी कि मेद का मल क्या है, स्वेद है। मज्जा का मल क्या है, मज्जा का मल है त्वचा का स्नेहांश। कुछ की स्किन होती है ना ऑयली होती है, ऑयली क्यों होती है कि भाई मज्जा जो है, मज्जा धातु पे अग्नि अच्छा कार्य कर रही है और त्वचा में स्नेहांश उत्पन्न हो रहा है। तो त्वचा का जो स्नेहांश है वो मज्जा का है। साथ ही साथ नेत्र और पुरुष में भी जो स्नेहांश होता है, स्नेहांश यानी कि जो एक ऑयलीनेस होती है, एक चिकनाहट होती है, वो सब मज्जा का कार्य होता है। तो हमने जाना कि किस किस धातु से कौन कौन सी उपधातु बनती हैं और किस किस धातु से कौन कौन से मल बनते हैं। अन्न से जैसे कि पुरीश और मूत्र बनते हैं, वैसे ही रस से कफ बनता है, रक्त से पित्त बनता है, मांस से खमल बनता है, यानी कि हमारे कान नाक आदि का जो मल होता है वो, मेद से स्वेद बनता है, और मज्जा से त्वचा का, नेत्र का और पुरीश का स्नेहांश जो होता है वो बनता है। अभी हमने एक तो बेसिक ले लिया ना मल और इसके बारे में, धातु के बारे में। अब हम धातु पोषण न्याय को सही से समझ पाएंगे, ठीक है ना। अब हम मेन टॉपिक जो है हमारा वो शुरू करते हैं, जो कि इसी टॉपिक का सब टॉपिक है एनसीएसएम के अकॉर्डिंग। तो हम बात कर रहे हैं धातु पोषण न्याय की। तो अब यार धातु पोषण न्याय क्या होता है कि देखो, जब एक धातु से दूसरी धातु बनती है, दूसरी धातु से तीसरी धातु बनती है, तीसरी से चौथी बनती है, तो आचार्यों के अलग अलग मत इसमें पाए जाते हैं कि भाई हमने खाना खाया तो उनसे धातु कैसे बनेंगी, इसके बारे में अलग अलग आचार्य अलग अलग बातें बताते हैं। कोई आचार्य कहता है कि खाने से धातु ऐसे बनेगी, कोई कहता है नहीं नहीं ऐसे नहीं बनेगी, ऐसे बनेगी। तो वो सब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारा जो आहार है, जो आहार हमने लिया, आहार रस जो बना, उससे धातुएं कैसे बनेंगी, कैसे पोषित होती हैं, कैसे धातुओं का पोषण होता है आहार से, उसके रूल्स, हम लॉज जो हैं अलग अलग आचार्यों ने क्या क्या थ्योरीज अपनी दी हैं, तो वो थ्योरीज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आहार के पाचन पश्चात वह उपयोगी प्रसाद सार भाग तथा अनुपयोगी किट भाग में विभाजित हो जाता है। भाई सार और किट अलग हो गया, ठीक है। उपयोगी भाग आहार रस से विभिन्न धातुओं के निर्माण तथा पोषक की प्रक्रिया को धातु पोषण न्याय कहते हैं। यानी कि जब मैंने वही बात कही कि आहार रस से जो अलग अलग धातुएं बनती हैं वो किस प्रकार बनती हैं, इसके बारे में अलग अलग आचार्यों के मत हैं, वही धातु पोषण न्याय है। सेम बात यहाँ लिखी हुई है। हमें धातु पोषण न्याय होते कितने, पहले बात कर लेते हैं। 3 तरह के धातु पोषण न्याय बताए गए हैं आचार्यों ने, यानी कि 3 तरह के धातु पोषण न्याय होते हैं। कौन कौन से, शीर दधि न्याय, जिसको कि सर्वात्म परिणाम पक्ष या क्रम परिणाम पक्ष भी बोला जाता है, इसी के ही सिनोनियम्स हैं। अगर इन तीनों में से कोई एक नाम लिखा आ जाए तो आपको समझना है शीर दधि न्याय की बात हो रही है। शीर दधि न्याय, केदारी कुल्या न्याय और खले कपोत न्याय, ये 3 धातु पोषण के न्याय आचार्य ने बताए हैं कि 3 अलग अलग तरीके होते हैं जिनसे धातुओं का पोषण होता है।
अभी यार ये नाम सुनने में बड़े अजीब लग रहे हैं ना यार, शीर दधी, केदारी कुल्ला, खले कपोत, पता ना यार क्या अजीब अजीब से नाम है ना। टेंशन मत लो, सारे समझ चलेंगे, बड़े इजी नाम है। एक चीज और बता देता हूँ, इन तीन के अलावा एक चौथा धातु पोषण का न्याय और बताया गया है आचार्य ने, वो अलग माना है, लेकिन वो इन तीनों के अंडर काउंट नहीं किया जाता, वो थोड़ा एक्स्ट्रा है, लेकिन मैं आपको लास्ट में वो भी बताता हुआ चलूंगा। तो सबसे पहले हम धातु पोषण न्याय में इन तीनों धातु पोषण न्याय के बारे में बात करते हैं कि भाई ये क्या होते हैं, इनके अजीब अजीब नाम है। पहले तो नाम को भी समझेंगे, इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं शीर दधी न्याय से कि शीर दधी न्याय आखिर क्या है। तो यार आप इसके नाम से अंदाजा लगा पा रहे होगे, अगर आप संस्कृत को सही से पढ़ रहे हो, संस्कृत सब्जेक्ट में अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो, तो आपको नाम से पता लग गया होगा। शीर का मतलब क्या होता है? शीर का मतलब होता है भाई दूध। शीर का मतलब क्या हो गया? शीर का मतलब हो गया जी दूध, यानी कि मिल्क। दधी, दधी क्या होती है? दधी होती है जी दही। तो शीर दधी क्या हो गई? दूध दही, यानी कि ये दूध दही न्याय है। मिल्क कर्ड न्याय है, मिल्क कर्ड लो, दूध दही न्याय। लिख मत आना भाई दूध दही न्याय, लिखना क्या है? शीर दधी न्याय लिखना। ये आपको समझाने के लिए है। तो ये न्याय क्या कहता है कि जैसे जो हमारा दूध होता है, अपने घर में दूध होता है ना, तो दूध से क्या करते हैं अपन? दही बनाते हैं। तो उससे क्या हुआ कि पूरा जो दूध था वो दही में बन गया, दही बन गई ना उसकी। अब दूध से हम आगे क्या दूध से हमने दही बनाई, दही से क्या करेंगे? दही से लस्सी बनाएंगे। तो पूरे दूध की हमने लस्सी बना दी। अब लस्सी में से क्या हम मक्खन निकालेंगे, तो पूरे दूध में से मक्खन निकाल लिया। फिर मक्खन से क्या करते हैं? हम घी बनाते हैं। तो फिर मक्खन से हमने घी निकाल लिया। तो ऐसे ही ठीक हमारे शरीर में धातुएं बनती हैं। ये न्याय जो है वो ये कहता है कि जैसे दूध से दही बनती है, दही से लस्सी बनती है, लस्सी से फिर आगे बनती चीजें हैं, तो जैसे दूध से दही बनती है, वैसे ही हमारे शरीर में एक धातु से दूसरी धातु बनती है। बस एग्जाम्पल देके बोलता है ये कि जैसे दूध से दही बनती है, दूध दही के नाम से इसका नाम पड़ गया शीर दधी न्याय, कि जैसे दूध से दही बनती है वैसे ही हमारे शरीर में एक धातु से दूसरी धातु बनती है। ठीक है, नॉर्मल इजी बात है। फॉर एग्जाम्पल, रस से रक्त बना, तो पहले रस होगा, फिर वो पूरा रक्त में बनेगा, फिर रक्त जो है वो पूरा रस रक्त मांस में बनेगा, फिर मांस जो है पूरा मेद में बन जाएगा, मेद अस्थि में जो शुक्र में बन जाएगा, तो लास्ट में शुक्र बनता है। ठीक है, तो ये ऐसा ही बता रहे हैं कि जैसे दूध से दही बनती है, कि जैसे क्षीर संपूर्ण रूप में दही में परिणत हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा दही बन जाता है। दही सर्वात्मना तक्र और नवनीत में, यानी कि दही जो है वो पूरी की पूरी कंप्लीटली तक्र होती है अपनी लस्सी। कुछ जगह उसको शीत भी बोलते हैं। तो जो तक्र जो होती है, तो दही सर्वात्मा तक्र में और नवनीत में। नवनीत होता है हमारा मक्खन, जहां भी नवनीत वर्ड यूज आ जाए तो समझना मक्खन की बात हो रही है। ठीक है, तथा नवनीत संपूर्ण रूप में घृत में परिवर्तित हो जाता है, कि पूरा मक्खन जो है पूरे मक्खन का घी बन जाता है। तो वैसे ही रस धातु अपनी अग्नि से पक होकर संपूर्ण रूप में पूरी की पूरी रस से रक्त में, और रक्त जो है वो मांस में, और मांस जो है वो अन्य धातु, अगली जो धातु है उनमें परिवर्तित हो रहा था पूरी की पूरी। जैसे दूध था ना, तो जब दूध से दही बनी तो दूध बचा, दूध नहीं बचा ना, पूरा का पूरा दही बन गया। तो ऐसे ही ये जो न्याय है वो कहता है कि एक धातु जो है वो दूसरी धातु में परिवर्तित हो जाती है। चूंकि इसमें पूर्व की धातु संपूर्ण रूप से उत्तर धातु में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए इस न्याय को सर्वात्म परिणाम पक्ष कहते हैं। कि भाई जो पहले वाली धातु थी वो तो पूरी की पूरी खत्म हो गई ना, यानी कि वो पूरी की पूरी उसने अपनी आत्मा क्या है वो दही में डाल दी, तो इसीलिए इसको बोला गया सर्वात्म परिणाम पक्ष। क्षीर एवं दधी की उपमा देने से इसे क्षीर दधी न्याय कहते हैं। भाई दूध और दही का एग्जाम्पल देने के कारण इसे क्षीर दधी न्याय कहते हैं। तो हमने इस न्याय में क्या जाना कि जैसे दूध से दही बनती है, फिर दही से आगे अन्य पदार्थ बनते चले जाते हैं। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने फोटोज लगा रखी हैं, ताकि आप इनको देख के समझ जाओ कि भाई ये दूध था, इससे दही बन गई, फिर दही को अपन ने मथा, लस्सी बन गई। ये लस्सी का गिलास है, ठीक है, बड़ा गिलास है, पंजाब वाला गिलास है भाई लस्सी का, और इससे फिर अपन ने बाद में मक्खन निकाल लिया। तो ठीक ऐसे ही जैसे कि दूध से दही बनती है, वैसे ही हमारे शरीर में धातुएं बनती है। मान लो रस था, रस से आगे रक्त बन गया, फिर रक्त से मांस बन गया, ये इधर मान लो, और मांस से फिर मेद बन गया। तो ऐसे एक धातु से दूसरी धातु बनती चली जाती है, और एक धातु पूर्ण रूप से अगली धातु में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब ये तो था यार क्षीर दधी न्याय। अब यहाँ एक शंका उठती है, एक मन में डाउट उठता है कि सर अगर एक धातु पूरे रूप से पूर्ण रूप से अगली धातु में चेंज हो गई
तो यार पिछली धातु तो खत्म हो जानी चाहिए, पिछली धातु तो बची नहीं। मान लो रस जो था वो पूरा रक्त में चेंज हो गया, तो यार रस तो खत्म। रक्त जो था वो पूरा रस रक्त मांस में चेंज हो गया, तो यार रक्त तो पूरा खत्म। अब किसी की बॉडी में भाई पूरा जिम जाता है तो उसकी बॉडी में मांस ज्यादा बन रहा है, तो यानी उसका रक्त तो कम होना चाहिए, रक्त खत्म हो जाना चाहिए। तो यार ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आ रही है, ये तो न्याय गलत हो जाएगा। तो ठीक है, ऐसी ही शंका जो थी वो चक्रपाणि ने भी बताई। आचार्य चक्रपाणि जब टीका करते हैं, व्याख्या करते हैं, तो ठीक ऐसी ही शंका बताते हैं कि यदि पोषण क्रम में प्रत्येक पूर्व धातु पूरी तरह से उत्तर धातु में बदल जाएगी तो उपवास या अनशन करने पर पूर्व धातुओं का पूर्णतः अभाव हो जाएगा। समझ रहे हो आप कि कोई व्यक्ति अगर भूख हड़ताल में बैठ जाए, वही खाना नहीं खाना, मैंने जंतर मंतर पे जाके बैठ गया, भूख हड़ताल कर रहा है कोई व्यक्ति, अनशन पे बैठ गया, अब वो खाना नहीं खा रहा लेकिन उसके अंदर धातुअग्नि तो कार्य कर रही है, तो उसकी एक धातु को दूसरी धातु में कन्वर्ट कर देगी, दूसरी को तीसरी में कन्वर्ट कर देगी। तो ऐसे तो यार उसके एक दिन में जब रस से रक्त बनेगा और उसने एक दिन का उपवास कर रखा है, तो यार उसका रस तो खत्म हो जाना चाहिए, रक्त ही रक्त होना चाहिए उसमें। और उससे अगले दिन भी उपवास कर रखा है तो रक्त से मांस बन जाएगा, रक्त पूरा खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। मान लो कोई व्यक्ति 2 दिन का अनशन पे बैठा है, तुम उसको सुई चुभाओ, खून तो निकलेगा ना, उसमें खून तो है उसके अंदर। यानी कि ये न्याय में थोड़ी कुछ गड़बड़ आ रही है कि भाई अगर एक धातु से पूरी दूसरी धातु बन जा रही है तो पिछली धातु तो खत्म हो जानी चाहिए थी। वही बात है कि अगर कोई उपवास या अनशन करता है तो पूर्व धातुओं का पूर्णतः अभाव हो जाएगा। जैसे रस धातु से एक दिन में रक्त धातु बनती है, यदि एक दिन का उपवास रख लिया तो शरीर में सारी रस धातु रक्त धातु में बदल जाने से शरीर में रस धातु का पूर्णतः अभाव हो जाएगा, यानी रस धातु पूरी खत्म हो जाएगी रूल के हिसाब से तो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यानी कि वो धातु भी बनी की बनी रहती है। कोई 2 दिन का अनशन कर रहा है तो उसकी सारी रक्त धातु मांस में कन्वर्ट नहीं होती है, रक्त उसमें रहता है। तो ऐसा कैसे हो पा रहा है, तो इसमें आचार्य डलन बताते हैं कि भाई जो पूर्व धातु होती है उससे उत्तर धातु का निर्माण के समय पूरी धातु उत्तर धातु में नहीं बदलती, बल्कि कुछ भाग ही उत्तर धातु बनता है। जैसे दूध से दही का एग्जाम्पल तो दे दिया इन्होंने, कह दिया कि वजह से दूध से दही बनती है तो पूरे का पूरा हो जाता है, लेकिन नहीं, डल्हन बताते हैं कि पूरी धातु कन्वर्ट नहीं होती है, पूरी धातु से अगली धातु नहीं बनती है। तो फिर क्या होता है जी, तो वो ये होता है जी, कहते हैं कि पूर्व धातु का जो पोषक अंश है और जो धातुअग्नि है वो कैसे कार्य करती है। हमने भी पढ़ा था ना, 2 प्रकार की धातु होती है, मैंने भी पढ़ाया था। एक तो स्थायी धातु होती है, ठीक है, एक पोषक धातु होती है, एक पोष्य धातु होती है। स्थायी जो है पोष्य है और अगली धातु है वो पोषक धातु है। तो क्या होता है कि देखो, जब अग्नि ने कार्य किया तो 2 चीजें बनी, प्रसाद भाग बना और किट भाग बना। किट हमारा मल है तो इसको तो साइड कर दो, ये तो खत्म हो गया, ठीक है। प्रसाद भाग जो था, आहार रस जो था, उससे क्या हुआ कि 2 चीजें बनी, एक तो स्थूल भाग बना, एक सूक्ष्म भाग बना। स्थूल और सूक्ष्म, तो स्थूल ने तो क्या किया कि स्थायी धातु बना ली। स्थूल मतलब मैक्रो थिंग जो है, उसने स्थायी धातु बना ली। और जो सूक्ष्म भाग था, फिर वो क्या हुआ कि उसने क्या किया कि एक तो उत्तर धातु अगली धातु बनानी शुरू करी, और साथ ही साथ एक जो इसकी जो पूर्व धातु थी उसकी उपधातु बना दी। इसको एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं आपको कि जैसे आहार रस था, ठीक है। अब ये देख लो कि भाई ऐसे आया, आहार से क्या हुआ कि आहार रस बना, आहार रस से क्या हुआ कि एक तो प्रसाद भाग अलग हो गया, जिसको कि सार भी बोलते हैं, और एक किट अलग हो गया, तो किट को अपन क्या बोलते हैं, मल भी बोलते हैं। तो इसको तो कर दो यार साइड, अभी इसका कोई लेना देना नहीं है मल का, इसको अलग मान के चलो। जो प्रसाद भाग है ना, अब प्रसाद भाग से 2 चीजें बनती हैं, 2 भाग होते हैं इसके 2 डिवीजन होते हैं। एक होता है स्थूल और एक होता है सूक्ष्म भाग। तो स्थूल वाला क्या करता है कि ये तो धातु में कन्वर्ट हो जाता है, जो स्थायी धातु है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां मान के चलते हैं कि ये आहार से ही सारी प्रक्रिया हो रही, तो पहली धातु कौन सी आई, रस धातु हुई। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले रस धातु बनेगी, तो यहाँ पे स्थायी धातु के ब्रैकेट में अपन डाल देते हैं रस। तो 2 भाग हुए। स्थूल भाग से तो क्या है कि जो स्थायी धातु है, जो रस धातु है, वो बन गई। अब सूक्ष्म से क्या हुआ, इसके 2 पार्ट हुए। इससे एक से तो क्या हुआ कि जो अगली धातु है उसका प्रसाद अंश बना,
उत्तर धातु का प्रसाद अंश। अब ये कहोगे यार उत्तर धातु का प्रसाद अंश क्या है? कुछ नहीं है भाई, जो यहाँ था ना वही सेम है। देखो दिखाता हूँ आपको। ये था रस का प्रसाद अंश, ठीक है, प्रसाद था, इसमें स्थूल और सूक्ष्म बन गया ना, तो ये क्या है, रस का प्रसाद अंश है। तो ठीक ऐसे ही जो अगली धातु का प्रसाद अंश है वो बनकर तैयार हो जाएगा। फिर उसके दो पार्ट होंगे, स्थूल और सूक्ष्म, समझ रहे हो? तो यहाँ से क्या है कि जो सूक्ष्म था ना, जैसे यहाँ आहार था, आहार से एक प्रसाद बन गया, एक मल बन गया, ठीक है। तो यहाँ क्या होएगा कि सूक्ष्म था ना, तो सूक्ष्म से एक का तो प्रसाद बन गया, एक मल की जगह पे क्या होगा, उपधातु निकलेगी। देखो यहाँ भी बताया ना, उपधातु बन गई। तो ये उपधातु किसकी बनी, ये अगली धातु, जैसे अगली धातु यहाँ क्या है, अगली धातु है यहाँ पे रक्त, तो यहाँ पे रक्त की उपधातु नहीं बनी है, ये बनी है रस की उपधातु, यानी कि पूर्व धातु की, पूर्व धातु की जो उपधातु है वो यहाँ बनेगी। और मल जो था वो यहाँ निकल गया था, तो रस का मल जो था वो यहाँ निकल गया था। अभी हमने मल पढ़े थे ना पीछे, तो मल यहाँ निकलता जा रहा है, तो मल ऐसे निकलता रहता है, उपधातु ऐसे निकलती रहती है। तो ये तो हमने पढ़ा भाई, आहा, मतलब जो शीर्षदधि न्याय था उसमें क्या गड़बड़ हो रही थी, फिर उसको सही कैसे किया गया, डलहन ने कैसे इसको समझाया। तो डलहन कह रहे हैं कि एक धातु जो है वो अगली धातु में पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं होती है, उसके दो अंश होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल से क्या है, स्थायी धातु बन जाती है, सूक्ष्म जो है वो अगली धातु के निर्माण में आगे चला जाता है। तो ऐसे तो यार इस समस्या का समाधान हुआ कि भाई शीर और दधि न्याय कैसे कार्य करता है। अब हम एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कि भाई किस प्रकार जो है सातों धातुओं पे कार्य कर रहा है। हालांकि आपको पूरा इसका समझा दिया गया है, लेकिन फिर भी ये यहाँ इसलिए डाला गया तो आपको एक अंदाजा लग जाए। बुक के अंदर इस टाइप के डायग्राम मिलते हैं। तो देखो क्या था, आहार रस आया, आहार का पाचन हुआ, पाचकाग्नि, पाचकाग्नि किसका नाम है, पाचकाग्नि जठराग्नि का नाम है, जठराग्नि का दूसरा नाम है पाचकाग्नि। तो जठराग्नि कार्य करती है, जठराग्नि दो हिस्से कर देती है, एक तो प्रसाद भाग यानी कि जो न्यूट्रिशियस पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है, वो अलग कर दिया प्रसाद, एक इसने किट यानी कि मल जो है वो बना दिया, ये अलग निकल गया। अब प्रसाद भाग में क्या है, इसके दो, इस पे अग्नि काम करेगी, अनरस बना दिया, अनरस के बाद इस पे धातुआग्नि काम करेगी, रसाग्नि बना दी। अब रसाग्नि क्या करेगी, इसके दो पार्ट कर देगी, प्रसाद भाग बना दिया और किट बना दिया। तो रस का जो किट था क्या था, कफ, रस का मल क्या था, कफ था। तो यहाँ पे रस का जो मल है वो निकाल दिया अलग इन्होंने। अब इसके जो प्रसाद अंश थे उसके दो भाग, जैसा कि डलहन ने अभी बताया, दो भाग होंगे, एक स्थूल भाग होगा, एक सूक्ष्म भाग होगा। जो स्थूल भाग है उससे तो स्थायी धातु बन जाएगी, यानी रस धातु जो है वो यूं की यूं बन के तैयार हो जाएगी। लेकिन जो सूक्ष्म भाग है उससे अगली जो धातु बनेगी उसका प्रसाद भाग बनेगा, जिसको क्या बोला गया, जैसे रस है तो रस से क्या बनेगा, रक्त सधर्मी अंश, रक्त से फिर आगे जाएगा तो मांस सधर्मी अंश बनेगा, मांस से आगे मेद सधर्मी अंश बनेगा। तो यहाँ क्या बोला कि रक्त सधर्मी अंश बनेगा। साथ ही साथ क्या है, साइड में से उपधातु निकल जाएगी। तो रस की उपधातु क्या थी, आर्तव स्तन्य। तो रस का मल तो यहाँ से निकल गया कफ, और रस की उपधातु कहाँ से निकल गई, यहाँ से आर्तव और स्तन्य। इसीलिए आपको है ना उपधातु और मल का एक ब्रीफ आइडिया दिया था, ये फिर आप समझते नहीं कि यार ये मल क्या निकल रहा है, उपधातु क्या निकल रही है। तो यहाँ से जो रक्त सधर्मी अंश निकला था, फिर उस पर रक्ताग्नि काम करेगी, सभी धातुओं की अग्नि है ना अपनी, रक्ताग्नि उसको फिर से दोबारा से प्रसाद और किट भाग में तोड़ेगी, ठीक है। तो रक्त का किट क्या था, पित्त था, रक्त का जो मल था वो पित्त था, तो रक्त का मल निकल गया। अब जो प्रसाद भाग था उसके फिर दो भाग हो जाएंगे, कौन कौन से, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल था वो स्थायी धातु बनाएगा यानी कि रक्त धातु बना देगा, सूक्ष्म था, सूक्ष्म से फिर दो चीजें निकलेंगी, एक उपधातु निकल जाएगी, रक्त की उपधातु क्या थी, कंडरा और सिरा, एक मास सधर्मी अंश निकलेगा अगली धातु को बनाने के लिए। अब मास सधर्मी अंश पे मासाग्नि काम करेगी, मासाग्नि फिर उसको दो में डिवाइड कर देगी, क्या करेगी, एक प्रसाद भाग बना देगी, एक किट बना देगी, मल बना देगी। तो मांस का जो किट था वो क्या था, खमल था, जो अपने नाक कान इत्यादि के मल थे वो मांस का मल था। तो किट में खमल अलग निकाल के उन्होंने रख दिया, साइड कर दिया। अब प्रसाद था उसके फिर दो भाग हो जाएंगे, एक स्थूल भाग होगा जो कि स्थायी धातु बनाएगा यानी कि यहाँ पे मांस धातु बनाएगा, एक सूक्ष्म भाग हो जाएगा। सूक्ष्म भाग से दो चीजें बनेंगी, क्या बनेगा, एक तो उपधातु बनेगी मांस की, मांस की उपधातु क्या थी, षट त्वचा और वसा थी। अब उसके बाद क्या होगा कि मेद सधर्मी अंश निकलेगा, ये मेद धातु को बनाने के लिए आगे कार्य करेगा। अब मेद सधर्मी अंश पे फिर मेदाग्नि काम करेगी, मेदोग्नि ने काम किया, फिर प्रसाद और किट अलग कर दिए। तो मेद का मल क्या था, स्वेद था, स्वेट था। तो
यहाँ पे भी वही चीज निकल गई। अब प्रसाद था, उसके भी दोबारा दो भाग होंगे, स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। स्थूल भाग से स्थायी धातु बन जाएगी, यानी कि यहाँ पे मेद बन जाएगा। सूक्ष्म भाग था जो था उससे उपधातु, और अगला यानी कि मेद से अगली अस्थि सधर्मी अंश बनेगा। तो इसकी उपधातु स्नायु थी तो स्नायु निकल गया। अस्थि सधर्मी अंश था, इस पे फिर अगली धातु वाली अग्नि काम करेगी, कौन सी? अस्थि अग्नि काम करेगी। अस्थि अग्नि क्या करेगी? इसको फिर से तोड़ेगी, फिर से प्रसाद भाग बनेगा, फिर से किट भाग बनेगा। किट में क्या है? अस्थि के जो मल होते हैं, केश रोम नख, कुछ आचार्यों ने केश रोम और नख इसके मल माने हैं, कुछ ने उपधातु मानी है। आप कहोगे सर आपने इसको बताया नहीं अलग से, वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमने जिस आचार्य के हिसाब से पढ़ा है उसने ये नहीं माने हैं। तो इसके किट निकल जाएगा, इसका प्रसाद भाग निकलेगा। प्रसाद से फिर दो हिस्से होंगे, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल से स्थायी धातु बन जाएगी, सूक्ष्म फिर अगली धातु का अंश निकलेगा, मज्जा सधर्मी अंश, और यहाँ उपधातु निकल जाएगी। अब मज्जा सधर्मी अंश से फिर मज्जाग्नि काम करेगी, फिर प्रसाद और किट बनेगा, फिर प्रसाद का स्थूल और सूक्ष्म बनेगा, फिर सूक्ष्म से एक उपधातु और एक सूक्ष्म सधर्मी अंश बनेगा, फिर उस पर अग्नि काम करेगी, फिर प्रसाद और किट बनाएगी, और फिर उसका स्थूल भाग शुक्र बनेगा। आगे इनके कोई इससे आगे नहीं बनती है धातु। तो इस प्रकार शीर दधी न्याय कार्य करता है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे कि शीर दधी न्याय का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो उसमें आपको सिर्फ शीर दधी न्याय को ही बड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा। या क्वेश्चन आ सकता है कि धातु पोषण न्याय कर्म का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो उसमें आपको फिर सारे ही न्यायों को बताना पड़ेगा। अभी और न्याय पढ़ेंगे। तो ये कौन सा था? शीर दधी न्याय की हमने बात कर ली है। अब हम आते हैं केदारी कुल्या न्याय पे। शीर दधी का नाम तो यार आसान था, हमारे समझ आ गया था। शीर दूध, दधी मतलब दही, दूध दही वाला न्याय है। अब ये केदारी कुल्या न्याय क्या है? तो इसके नाम को तोड़ के समझो कि यार केदारी का मतलब होता है क्यारी। अब क्या हो गया? अरे क्यारी क्या होती है? खेत देखे अपन ने, खेत, खेत के अंदर क्या होता है? क्यारियां बनी होती हैं। क्यारियां समझते हो ना, एक अलग सी लाइन बना रखी होती है, फिर उससे एक अगली लाइन होती है जिसपे पौधे लगे हुए होते हैं, सब्जियां लगी होती हैं। तो क्या क्यारियां बना रखी होती है। गार्डन में भी आपने देखा होगा ना, होम गार्डन जिनके होते हैं, आजकल तो लोग टेरेस फार्मिंग भी करने लग गए हैं, जिनके होम गार्डन होते हैं उसमें क्यारियां बनाते हैं। तो केदारी का अर्थ होता है क्यारी। कुल्या का मतलब होता है नाली। नाली जो ड्रेनेज हमारा सिस्टम होता है, जो नालियां बनी होती है ना, इसमें से पानी होके जाता है, तो उसको कहते हैं नाली। तो कुल्या का मतलब हो गया नाली। तो केदारी कुल्या का मतलब क्या है? क्यारी और नाली वाला न्याय। लिख कर नहीं आना ये सब समझाने के लिए। तो केदारी होती है क्यारी और कुल्या होती है नाली। आपके लिए मैं फोटो भी लाया था, देखो है क्या इसमें? हाँ ये रही ना, आपके लिए फोटो निकाल के लाया था समझाने के लिए। ये खेत है, ठीक है, खेत दिख रहा है। इस खेत में देखो ये क्यारियां लगी हुई हैं। ये फोटो इस तरह से मिली, तो इसमें देखो एक क्यारी ये हो गई, फिर एक क्यारी है, फिर एक क्यारी है, फिर एक क्यारी है, ठीक है। तो इन क्यारियों के बीच में जो स्पेस है ना, ये जो स्पेस है, खाली स्पेस है, ये है कुल्या, ये है नाली। यानी कि अगर खेत में हम पानी छोड़ते हैं, खेत में अगर पानी को सींचने का कार्य करते हैं, पानी को छोड़ते हैं, तो वो क्या है, इनके जो बीच का जो स्पेस है ना, दो क्यारियों के बीच का जो स्पेस है, इसको मैं दूसरे मार्कर के रंग से हाईलाइट कर देता हूं। तो ये जो बीच का स्पेस है, इस बीच के स्पेस में ही वो पानी जाता है। तो ये क्या हो गई? नाली हो गई, ये कुल्या हो गई। यानी कि दो क्यारी हो गई, उनके बीच में कुल्या हो गई। दो क्यारियों के बीच में एक नाली हो गई ना, तो दो क्यारियों के बीच में कुल्या हो गई। अब देखो स्काई शॉट, देखो ये ऊपर से लिया गया है, ड्रोन शॉट है, ठीक है, तो ऊपर से लिया गया है। तो ये देखो एक क्यारी है, ये क्यारी हो गई, ये इतनी मोटी एक क्यारी है, ठीक है, और एक क्यारी ये है, ठीक है। अब इन दो क्यारियों के बीच में ये छोटा सा स्पेस है ना, आमतौर पे लोग जिसमें से चल के जाते हैं, जिसमें से पानी बहता है, तो ये होती है कुल्या। ये हो गई आपकी कुल्या। तो दो क्यारियों के बीच में कुल्या है। इस फोटो में भी यही दिखाया है। इसमें क्या है कि बस सब्जियां बोई नहीं है, क्यारी बना के छोड़ दी हैं। तो ये देखो, एक तो इस पे सब्जी लगेगी, एक इस पे सब्जी लगेगी। जो बीच का एक खाली स्पेस है, इसमें पानी बहेगा। तो ये क्या हो गई? कुल्या हो गई। ये क्या है? नाली है। यहाँ पे आप देख लो, ये इतनी सारी क्यारियां बनी हुई है, पहाड़ का सीन है, तो ऊपर नीचे होती हैं थोड़ी। तो इसमें देखो, ये तो हो गई जी आपकी केदारी, यानी कि क्यारियां। इनके बीच में जो स्पेस है, इसको कहते हैं कुल्या, यानी कि नाली। तो ठीक ऐसे ही हमारे शरीर में धातुएं जो होती हैं, जैसे कि अब आपने पानी छोड़ा ना, जैसे मान लो एक खेत है, फॉर एग्जाम्पल ये खेत है,
आप इजीली समझ आएगा। अब मैं समझ गया आपको कैसे समझाना है। देखो ये खेत बना दिया अपन ने, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ, अपन ने क्यारी लगाई भाई, ये एक क्यारी है, ये भाई दूसरी क्यारी है, ये तीसरी क्यारी है। इस तरह इसमें क्यारियां लगा रखी हैं अपन ने। अब इन क्यारियों के बीच में जो स्पेस है वो होता है जो नाली वाला स्पेस है। तो ये तो हो गई जी केदारी, इसको मार्क कर लो, ये है केदारी। और ये जो इनके बीच वाला स्पेस है ये है कुल्या। अब यहां से मैं पानी छोड़ रहा हूं खेत में। पानी का रंग कैसा होता है, पानी का रंग होता है नीला। लो ऐसे पानी का कोई रंग होता नहीं है। तो यहां से मैंने पानी छोड़ा, ये मैंने सिंचाई करने के लिए खेत में पानी डाला। अब जो क्यारी पहले आएगी, जो क्यारी या नाली पहले आएगी, सबसे पहले पानी उसी में जाएगा, है कि नहीं। सबसे पहले और सबसे ज्यादा, पहले क्वांटिटी देखो, टाइमिंग देखो। सबसे पहले जो क्यारी आएगी, ये क्यारी नंबर 1 मान लो, तो जो सबसे पहले वाली आएगी उसमें पानी सबसे पहले जाएगा और सबसे ज्यादा जाएगा। तो भाई पानी चला गया इसमें, ठीक है। इन क्यारियों का जो है पोषण सबसे पहले हो रहा है। ये क्यारी नंबर 1 है, ये क्यारी नंबर 2 है, ये 3 है, 4 है, 5, ठीक है। ये है कुल्या नंबर 1 यानी कि नाली नंबर 1। तो इसमें गया तो इन 2 धातुओं का पहले पोषण हो रहा है, ठीक है। जो क्यारी सबसे पहले आ रही है उसका पोषण पहले हो रहा है, फिर उसके बाद अगली का होएगा, फिर उसके बाद अगली का होएगा, फिर उसके बाद अगली का होएगा, और सबसे लास्ट में जो होगी उसका जो पोषण होगा, उस तक जो पानी पहुंचेगा वो सबसे एक तो कम पहुंचेगा और सबसे लेट में पहुंचेगा, सबसे लास्ट में पहुंचेगा। तो ठीक ऐसे ही आचार्य ये एग्जाम्पल दे के कहते हैं कि ऐसे ही हमारे धातुओं का सीन है भाई। जो धातु है ना, जो धातु पहले होगी उस तक सबसे पहला उसका पोषण होएगा, जो धातु सबसे लास्ट में होएगी उसका पोषण सबसे लास्ट में होएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्यारियों की जगह आप मान लो धातु, एज ए एग्जाम्पल लेके चलो कि यहाँ क्यारियों की जगह पे ये है धातु आपकी। मान लो ये रस है, ये रक्त है, ये मांस है, ये मेद है और ये है अस्थि, ठीक है। ऐसी पूरी 7 धातुओं की आप सीरीज मान लेना है, ठीक है। तो अब रस धातु पहले पड़ी तो यहां आया आहार रस, ये है जी आहार रस। तो सबसे पहले धातु पास में थी रस धातु, सबसे पहले क्या है आहार रस, रस धातु का पोषण कर देगा और सबसे बढ़िया पोषण करेगा। इसको आहार रस पूरा अच्छी क्वांटिटी में मिलेगा और सबसे पहले पोषण होएगा। फिर अगली धातु का नंबर आएगा, फिर आएगा जी रक्त धातु का नंबर, हाँ भाई चलो रक्त धातु का कर दो। फिर कहेगा भी चलो मांस का कर दो, फिर मेद का कर दो, फिर अस्थि का कर दो। तो इसमें क्या है कि एक धातु से दूसरी धातु नहीं बन रही है। शीर दधी में क्या था कि एक धातु से दूसरी धातु बन रही थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ सभी धातुएं हैं आहार रस से ही बन रही हैं, लेकिन टाइमिंग का फर्क है। यहाँ पे सबसे पहले रस का पोषण हो रहा है, यहाँ फिर रक्त का पोषण हो रहा है, फिर मांस का, फिर मेद अस्थि मज्जा शुक्र का। क्यों? क्योंकि भाई जैसे कि क्यारियां जो होती हैं खेत में उनकी पोजीशन पे डिपेंड करता है, वैसे ही हमारे यहाँ पर जो धातुएं हैं वो कौन सी धातु पहले आ रही है उस बात पे डिपेंड कर रहा है कि किसका पोषण कैसे होगा। तो ये तो हमने एक ब्रीफ आइडिया ले लिया एग्जाम्पल समझ के। अब वही है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कह रही है कि आहार रस से ही क्रम, आहार रस से ही, एक धातु से दूसरी धातु नहीं, आहार रस ही कर रहा है सबका पोषण। तो आहार रस से ही क्रम से सभी धातुओं का पोषण होता है। आहार रस क्रम में सभी धातुओं के आशय में जाकर, धातु का आशय क्या होता है, आशय मतलब होता है स्थान जहां पे धातु रहती हैं। तो धातुओं के आशय में जाकर उसके सधर्मी अंश से उस धातु का पोषण करता है। आहार रस ही कर रहा है, एक धातु से दूसरी धातु नहीं बन रही है, याद रखना। एग्जाम्पल, जिस प्रकार किसी खेत में सिंचाई के लिए नाली बनाई जाती है तो जो क्रम से क्यारियों में जल पहुंचाती है, सर्वप्रथम सबसे निकट वाली क्यारी का सिंचन होता है, उसके बाद आगे की। भाई सबसे पास वाली क्यारी होगी उसमें पहले पानी जाएगा, उससे अगली वाली में उसके बाद जाएगा और सबसे लास्ट में लास्ट वाली पे जाएगा। वैसे ही धातुओं में है कि आहार रस में सबसे पहली धातु को सबसे पहले पोषण देगी, आहार रस ही दे रहा है, फिर अगली धातु को पोषण मिलेगा, फिर उससे अगली को, फिर लास्ट में शुक्र को मिलेगा।
तो आहार रस ही सभी धातुओं को पोषित कर रहा है, लेकिन उसका टाइमिंग का फर्क पड़ रहा है कि जो धातु पहले पड़ रही है उसका पोषण पहले हो रहा है। तो एक धातु से दूसरी धातु यहाँ नहीं बन रही है, यहाँ आहार रस ही सभी का पोषण कर रहा है। और जैसे खेत में केदारी और कुल्याएं होती हैं, तो जो केदारी कुल्या पहले आती है उसका पोषण पहले होता है, ऐसे ही जो धातु पहले आती है उसका पोषण पहले होता है। ये अपन एग्जाम्पल लेके समझते हुए चले हैं। तो ये था जी आपका केदारी कुल्या न्याय। इसका एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरह से पोषण हो रहा है। ठीक है, तो देखो, आहार खाया, उसमें जठराग्नि ने काम किया, प्रसाद भाग बन गया और किट भाग बन गया। तो किट में तो मूत्र पूरी शलक चले गए भाई। जो प्रसाद भाग था वो है आपका आहार रस। अब ये आहार रस ही सबका पोषण करेगा। कैसे करेगा? सबसे पहले पास में धातु पड़ती है जी अपनी रस धातु। तो रस धातु में रसाशय पे जाएगा ये, यानी कि नाली जो है उसको मान लो रसाशय, यानी कि रस का जो स्थान है, सबसे पहले रस का स्थान पड़ता है। तो रस स्थान पे जैसे ही आहार रस गया, तुरंत रसाग्नि कार्य करेगी, प्रसाद किट बना के रस धातु और उपधातु बना के खत्म कर देगी। फिर वो, क्योंकि भाई आहार रस तो चल ही रहा है ना, जैसे नाली बह रही है ऐसे चल रहा है, तो फिर जाएगा वो जी रक्ताशय में। रस के बाद पड़ता है रक्त का आशय। तो रक्ताशय में गया तो वहां रक्ताग्नि बैठी हुई है। रक्ताग्नि बोली भाई सही टाइम पे आए हो, लो धातु बना लेती हूँ। वो तुरंत प्रसाद भाग और किट भाग अलग करेगी, रक्त धातु और उपधातु बना के खत्म करेगी। फिर अगला नंबर आएगा जी मांस धातु का। मांस आशय में जैसे आहार रस पहुंचेगा तो वहां पे मांसाग्नि बैठी है, मांसाग्नि करेगी भाई, तुरंत प्रसाद किट अलग करके मांस धातु बना देगी, उपधातु बना देगी। फिर अगला नंबर आएगा जी मेद का। मेदाशय में आहार रस जाएगा, मेदाग्नि फिर प्रसाद किट बनाएगी और मेद धातु और उपधातु को अलग करके निकाल के रख देगी। फिर अस्थि का नंबर आएगा, तो अस्थि में अस्थि आएगी, अस्थि अग्नि बैठी होएगी, तो वो तुरंत आहार रस पे कार्य करेगी, प्रसाद किट अलग करके अस्थि धातु बना देगी। मज्जा में भी ठीक ऐसा हो रहा है। शुक्र में भी क्या है, शुक्राग्नि है, वो तुरंत शुक्र धातु बना के खत्म कर रही है। तो जैसे कि खेत में सिंचाई हो रही है कि सींचने वाला पानी एक ही है, सिंचाई सबकी पानी से ही हो रही है, बस क्यारियों का फर्क है कौन सी क्यारी पहले आ जा रही है। तो ऐसे ही पोषण सबका यहाँ आहार रस से ही हो रहा है, बस ये फर्क है कि कौन सी धातु पहले आ रही है तो उसका पोषण पहले हो जा रहा है। अगली धातु का भी आहार रस से होगा, लेकिन उसका क्योंकि उससे आगे पड़ रही है तो उसका फिर होगा। वो जो लास्ट में जो धातु आएगी शुक्र धातु, उसका सबसे लास्ट में पोषण होगा, लेकिन होगा सबका आहार रस से ही। एक एग्जांपल और देख लेते हैं भाई। इस डायग्राम में थोड़ा इजीली समझा हुआ है कि मान लो ये खेत था, खेत ने यहाँ से पानी छोड़ा, ये भाई क्यारियां बनी हुई हैं। ये क्यारी नंबर 1, क्यारी नंबर 2, क्यारी नंबर 3, 4, 5, 6 और ये 7, इसके अंदर छुप गया है तो कोई नहीं। तो 7 क्यारियां हैं, यानी कि अलग अलग धातुओं के आशय हैं। आहार रस यहाँ पहुंचा, तुरंत रसाग्नि ने पकड़ लिया भाई, और रसाग्नि ने कार्य शुरू करा, और आपने भाई तुरंत रस धातु धातु सार्किट अलग करके खत्म करा मामला। अगली क्यारी में गया, वहां रक्ताग्नि बैठी थी, उसने कार्य शुरू कर दिया। अगली क्यारी में गया, मांस अग्नि थी, मांस आशय था, वहां पे कार्य शुरू हो गया। तो ठीक इसी प्रकार जैसा कि एग्जाम्पल में हमने समझा, सभी धातुओं का उत्तरोत्तर निर्माण होता है, लेकिन होता सभी का निर्माण आहार रस से ही है। एक धातु से दूसरी धातु यहाँ नहीं बनती, याद रखिएगा, कंफ्यूजिंग हो जाता है थोड़ा। एक धातु से दूसरी धातु बनती है शीर्षदधि न्याय में, लेकिन यहाँ बनती है आहार रस से ही सभी धातुएं। बस क्या है कि आशयों का फर्क है, जो आशय पहले आ रहा है, जो धातु पहले आ रही है, उसका पोषण पहले हो रहा है, फिर दूसरी धातु का, फिर तीसरी धातु का। तो धातु पोषण क्रम में फर्क है कि भाई, समय में फर्क है कि भाई पहले पोषण किसका होएगा, दूसरा पोषण किसका होएगा, लेकिन पोषण सबका एक आहार रस से ही हो रहा है। तो यार ये था अपना केदारी कुल्या न्याय। अब हम आते हैं तीसरे न्याय पर। तीसरा न्याय है हमारा खले कपोत न्याय। अब यार कहोगे यार ये खले कपोत न्याय यार बड़ा अजीब सा नाम है। चलो केदारी कुल्या था, आपने बता दिया था सर कि केदारी मतलब क्या, कुल्या मतलब क्या। अरे खले कपोत क्या होता है, तो देखो इसको भी अपन शब्द में ही तोड़ के पढ़ेंगे, क्योंकि सारी चीजें इनके नाम में छुपा रखी हैं आचार्यों ने। आचार्य ने कहा कि भाई सिर्फ नाम देख के समझ जाओगे बेटा तुम, ठीक है, फालतू तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, नाम में सारी चीजें छुपा दी। कैसे, देखो खले, आचार्य जो संस्कृत में क्या होता है कि खले शब्द जो होता है, खले का अर्थ होता है खलियान। खलियान यानी कि खेत, खलिहान, या फिर आप बोल लो खेत। कपोत संस्कृत में आपने पढ़ा होगा, बड़ा फेमस वर्ड है कपोत। कपोत का मतलब होता है कबूतर।
कबूतर या फिर जिसको इंग्लिश में कहते हैं अपन पिजन। अब आप कहोगे सर खेत और कबूतर वाला एक कैसा न्याय है ना, खेत और कबूतर वाला कैसा न्याय है। तो ये न्याय क्या कहता है कि भाई जैसे अपने कबूतर होते हैं, कबूतर क्या है कि भाई किसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ दाने पड़े होते हैं, तो आचार्यों ने क्या कहा कि भाई ऐसी जगह छोड़ो जहाँ दाने पड़े हैं, ऐसी जगह ही चलो जहाँ दाने बन ही रहे हैं। सबसे ज़्यादा दाने कहाँ होंगे कबूतरों को खाने के लिए, खेत में ही होंगे ना। तो कबूतर क्या है, जैसे खेत में जाता है और अपना दाना चुगता है, और दाना चुग के फिर अपने घोंसले की तरफ निकल जाता है, खुद भी खाएगा, वहाँ बच्चों को भी खिलाएगा, डिनर टेबल लगा हुआ है ना उसका, वहाँ पे डिनर करेगा अपना। तो क्या है, जैसे कबूतर खेत में जाता है, खेत में जाकर अपना दाना चुगता है और दाना चुगने के बाद में अपने घोंसले में जाता है, वैसे ही जो हमारी धातुएं हैं वो आहार रस जो है, आहार रस को लेती हैं, अपने आशयों में जाती हैं और वहाँ पे उसका पोषण होता है। लेकिन जैसे कबूतर है, तो किसी कबूतर का मान लो घोंसला दूर है, किसी का मतलब किसी का तो भाई ऐसा है कि खेत के साथ वाले पेड़ पे ही घोंसला है, तो तुरंत अपना दाना उठाएगा, थोड़ी देर में तुरंत अपने पेड़ पे जाके अपने शुरू कर देगा पोषण का कार्य। लेकिन वही कोई कबूतर आया है जी 1 किलोमीटर दूर से उड़ता हुआ, उसको खबर मिली कि हाँ वहाँ खेत है, दाने पड़े हैं, चलो यार आसपास नहीं है तो क्या हुआ, हम वहाँ से लेके आएंगे दाने। तो कबूतर चल दिया जी खेत में, 1 किलोमीटर गया, अपने दाने उठाए। अब वो घोंसले में जाएगा तो उसको 1 किलोमीटर तो ट्रैवल करना पड़ेगा दोबारा, तो 1 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया। तो भाई जिसका पास में ही घोंसला था तो उसको भाई तुरंत पोषण मिल गया, उसके तो घर में तुरंत पार्टी हो गई, भाई यहाँ डिनर हो गया आज तो। लेकिन जिसका 1 किलोमीटर दूर घोंसला था उसको तो डिनर करने में टाइम लगा। तो ठीक ऐसे ही हमारी धातुओं में भी होता है। देखो एग्जाम्पल में मैंने आपको फोटो भी लगाई है, भाई ये कबूतर है, ये यहाँ खेत में दाना चुग रहा है, दाने पड़े हुए हैं कई सारे, ठीक है। अब कबूतर ने दाना उठाया और ये उड़ गया, भाई ये कबूतर उड़ रहा है, उड़ता ही फिरूं मस्त गगन में, ये गाना गा रहा है कबूतर। तो कबूतर क्या है, अपना दाना लिया और कबूतर ने दाना उठाया और उड़ गया। अब जाके भाई अपने घोंसले में पहुंच गया, ये बैठा है, ये कबूतर अपने घोंसले में बैठा है, देखो कैसे देख रहा है। तो ये कबूतर अपने घोंसले में बैठ गया और अपना डिनर शुरू कर दिया, खुद भी खाएगा, बीवी बच्चों को भी खिलाएगा, ठीक है। तो ये पूरी जो प्रोसेस हुई, इसमें क्या चीज़ ऐसी है जिसमें टाइम लग रहा है, ये फ्लाइट में टाइम लग रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में टाइम लग रहा है। तो जिसका घोंसला पास में है उसका तो तुरंत डिनर बन जा रहा है घर में, लेकिन जिसका घोंसला दूर है उसको थोड़ा समय लग रहा है डिनर करने में। तो ठीक ऐसे ही हमारी धातुओं में हो रहा है कि भाई जो धातु पास में, देखो ये आहार रस है, ये आहार रस है, ये हमारी धातु का आशय है, यानी कि धातु का घोंसला है, धातु का स्थान है, ठीक है। ये मान लो रस धातु का आशय है, ये फिर रक्त धातु का है, ठीक है। एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं अपन। तो आहार रस तो यहाँ पे पड़ा हुआ, आहार रस बन गया शरीर में। अब रस धातु क्या करेगी कि यहाँ से आहार रस को उठाएगी और अपने आशय में लेके जाएगी और अपना पोषण कर लेगी। इसका घोंसला नजदीक है, आहार रस का जो है आशय सबसे नजदीक है, सॉरी इसका रस धातु का जो आशय है वो आहार रस के सबसे नजदीक है। तो ये तुरंत अपना पोषण उठाती है और अपना पोषण कर लेती है, आहार रस उठा के पोषण कर लेती है। रक्त का उससे थोड़ा सा दूर पड़ता है, तो रक्त भी कहता है कोई नहीं यार, पोषण तो यहीं से उठाना है, कोई नहीं थोड़ा टाइम लग जाने दो। तो रक्त धातु क्या है, अपना आहार रस उठाएगी, फिर अपने आशय में लेके जाएगी, फिर अपना पोषण कर लेगी। ऐसे भाई रस रक्त के बाद मांस है, फिर मेद है, फिर अस्थिमज्जा, सबसे लास्ट में बैठा भाई शुक्र, शुक्र बैठा सबसे लास्ट में, मान लो यहाँ बैठा है शुक्र धातु है। अब वो उसने भाई उठाया इतनी दूर से आहार रस, ठीक है ना, क्यों इस वाले कबूतर का क्या है घोंसला 1 किलोमीटर पे है। तो अब अपना उठाया आहार रस, फिर उसको अपने आशय में लेके जाने में समय लग गया, अपने आशय में लेके गया, फिर उसका पोषण हुआ। तो इससे क्या है कि जो कबूतर और खेत का एग्जाम्पल देके समझाया है, ठीक ऐसे ही हमारी धातुएं क्या करती हैं कि आहार रस को उठाती हैं, अपने आशय में ले जाती हैं, अपना पोषण करती हैं। लेकिन जिस धातु का आशय जितना दूर होगा उसका पोषण होने में उतना ही समय लगेगा। केदारी कुल्या में भी ऐसा ही हो रहा था ना कुछ, लेकिन उसमें क्या था कि भाई एक बार है ना आहार रस पहुंच रहा था सबकी तरफ। यहाँ क्या है कि धातु है ना आहार रस को लेके आ रही है, आहार रस के पास पहुंच रही है।
तो जितनी दूर जिसका आशय, जितनी दूर जिसका घर, उसको उतना समय पोषण होने में लग रहा है। तो यही बात यहाँ कही जा रही है कि इस न्याय को मानने वाले आचार्यों ने खले अर्थात खलिहान एवं कपोत अर्थात कबूतर का दृष्टांत देकर इसे समझाने का प्रयास किया है। भाई किसी खलिहान में दाना चुनने हेतु कबूतर एकत्रित होते हैं और चुगने अतृप्त होने के उपरांत अपने अपने आवास को पहुंच जाते हैं। इस क्रिया में जिस कबूतर का आवास जितनी दूर होगा उसे पहुंचने में उतना ही समय लगेगा। ठीक इसी प्रकार की स्थिति धातु पोषण में भी होती है। इसी उपमा के कारण इसे खले कपोत न्याय से जाना जाता है। आहार रस से सभी धातुओं का पोषण होता है। भाई केदारी कुल्य में भी क्या था, सभी का पोषण आहार रस कर रहा है, यहाँ भी आहार रस कर रहा है। आहार रस को प्रत्येक धातु तक पहुंचाने का मार्ग स्रोतस भिन्न भिन्न होता है। अब भाई पक्षी जो था, कबूतर था, वो तो हवा में उड़ के चला जाता था, तुम्हें थोड़ी हवा में उड़ के लेके जाएंगी। तो उनके लिए क्या है, स्रोतस बने हुए हैं। जब हमने स्रोतस के बारे में पढ़ा था ना, वहाँ डिटेल में बात की थी, श्रवणार्थ श्रोतांशी, कि भाई जहाँ पे श्रवण होता है वहाँ वो स्रोतस कहलाते हैं। तो अगर आपको स्रोतस नाम वर्ड नया लग रहा है तो आप जाके वो लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल में स्रोतस के बारे में बताया गया है। स्रोतस कितने प्रकार के होते हैं ये भी बताया है, किस धातु के कौन कौन से स्रोतस होते हैं, उनके क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो ऐसे ही है। तो यहाँ पे एक धातु मतलब आहार रस को प्रत्येक धातु तक पहुंचाने का जो मार्ग है वो अलग अलग होता है। अतः धातु को पोषण पहुंचने के लिए मार्ग अर्थात स्रोतस की लंबाई व चौड़ाई का अत्यंत महत्व है। भाई जैसे कि कबूतर के घोंसले के डिस्टेंस का महत्व था, वैसे ही यहाँ पे धातुओं के स्रोतस की लंबाई चौड़ाई का महत्व है। किसी का स्रोतस ज्यादा लंबा है तो ज्यादा समय लगेगा, किसी का स्रोतस छोटा है तो तुरंत पहुंचा देगा, है कि नहीं। रास्ता, स्रोतस मतलब ऐसा रास्ता जो आहार रस के और धातु के बीच में है, उस रास्ते से ही तो होगा ना ट्रांसपोर्टेशन सारा। तो ये था यार अपना खले कपोत न्याय। अब एक एक्स्ट्रा न्याय पढ़ लेते हैं जो कि इन तीनों न्यायों से अलग है। लेकिन जहां पूछा जाए धातु पोषण न्याय कितने होते हैं तो आपको 3 ही लिखने हैं। धातु पोषण न्याय 3 ही होते हैं, ठीक है। लेकिन एक एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं जो कि अष्टांग हृदय की टीका में माना गया है, सर्वांग सुंदरा टीका में अरुणदत्त ने माना है। अरुणदत्त कहते हैं कि भाई एक न्याय होता है जिसका नाम है एक काल धातु पोषण पक्ष या एक काल धातु पोषण न्याय। ये आचार्य क्या कह रहे हैं कि आहार रस है ना, एक ही समय में सभी धातुओं का पोषण कर देता है। वो नहीं कह रहा कि दूध से दही जमाओ या नालियों में पानी बहाओ या फिर कबूतर को भेजो, नहीं, एक ही बार में सभी धातुओं का पोषण आहार रस कर देता है। और आचार्य चरक भी इसी बात को मानते हैं कि भाई व्यान वायु जो है वो रस धातु को हमेशा पूरे शरीर में पहुंचाती रहती है, सर्कुलेट करती रहती है, जिससे सभी धातुओं का एक साथ पोषण होता है। ये था यार एक काल धातु पोषण पक्ष, सिंपल है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे उठ के आ सकते हैं। क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया कि कोई एक धातु पोषण न्याय पकड़ लेगा कि भाई केदारी कुल्य न्याय का संक्षिप्त में वर्णन करो, 5 नंबर में आ गया। केदारी कुल्य न्याय का उदाहरण सहित एवं अपने विचार देते हुए विस्तार से वर्णन कीजिए, 10 नंबर में आ गया। या पूछ लिया कि धातु पोषण न्याय का वर्णन करते हुए धातु पोषण न्याय के प्रकारों का वर्णन कीजिए, उसमें आपको सभी पहले तो धातु पोषण न्याय के बारे में बताना होगा कि आखिर ये होता क्या है, धातु पोषण क्रम कैसे होता है, भाई किस तरह धातुओं का पोषण होता है। फिर धातु पोषण काल भी उसमें आप डाल सकते हो, डालना चाहोगे कितना समय लगता है। फिर आप उसमें डाल सकते हो कि भाई 3 तरह के धातु पोषण न्याय होते हैं, कौन कौन से, शीर दधी होता है, केदारी कुल्य होता है और खले कपोत होता है, ठीक है। फिर उन तीनों के बारे में आप डिटेल में आप उनका वर्णन कर सकते हो। चाहो तो एग्जाम्पल भी, जैसे कि एग्जाम्पल दिए थे उनका डायग्राम भी बना के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मार्क्स मिलेंगे। साथ ही साथ एक्स्ट्रा में आप एक काल धातु पोषण पक्ष भी बता सकते हो, लेकिन वो 3 न्यायों से अलग ही बताना होगा क्योंकि न्याय जो है धातु पोषण के वो 3 ही कहलाते हैं। तो इस प्रकार अपना जो आपके पेपर सेकंड के पार्ट ए का फर्स्ट टॉपिक जो था धातु वो होता है कंप्लीट। तो अब मैंने आपको बता दिया कि भाई क्वेश्चन किस तरह से बन के आते हैं, किस तरह से आपको पढ़ना है, सभी एग्जाम्पल्स दे के आपको समझा दिया है। तो यार इसी के साथ इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा टॉपिक, और आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।